गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? मेरी वॉइस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? कहीं गुड इवनिंग सर। प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आज आज छोटे लग रहे हो? एक्चुअली एक नीचे, हाँ, एक प्लेटफॉर्म लगता था, वो प्लेटफॉर्म है नहीं आज नीचे, इसलिए छोटे लग रहे हैं। हमें पहुंचना नहीं है ना ऊपर तक, हम अपना हाथ पहुंचा देंगे ऊपर तक। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है ना? कहीं इश्यू तो नहीं है? अभी चेक करवा लो, फिर बाद में बीच में मत कहना सर स्लाइड मिस हो गई, आवाज नहीं आ रही थी। जल्दी से। हेलो। गुड इवनिंग सर। आप कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया बेटा, आप ठीक हो? वेरी गुड। ओके, वॉइस क्लियर? ठीक है, ऑडियो क्लियर? यस सर। रिवाइज करके आए हो सभी बच्चे? ये क्या पूछ लिया सर ने? रिवाइज वो और हम। डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के इज इक्वल टू एम माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। है दोबारा बोलना जरा, क्या भूल गए? क्या बोल गए? डेल्टा देख के के बोल रहे थे। देख के बोल रहे हो, पता चल रहा है। रिवाइज नहीं करके आते हो तुम लोग नालायको। रिवाइज करके आया करो। पढ़ो 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 पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो, उनको देखा करो, एक बार निहारा करो, उनको भी अच्छे से देखा करो। जितनी बार खुद को देखते हो ना शीशे में, उससे ज्यादा नोट्स को देखा करो 2-3 बार। खुद को देखने से सिर्फ शक्ल दिखेगी, पर्सनैलिटी आपके नोट्स से, आपके काम से नजर आएगी। जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। जैसा हम दिखते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी नहीं होता है। सो एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाओ, अपनी आदतों में डालो, रोज रिवाइज करके आओ, और आगे का लेक्चर और अच्छे से करो, और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सो कोलिजन्स और रिबाउंडिंग आज आप डिस्कस करने वाले हो आज के इस लेक्चर में मेरे साथ। मैं आपको यही चीजें पढ़ाऊंगा, कोलिजन्स के बारे में बताऊंगा, रिबॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा कि कोई चीज जब टकरा के ऊपर आती है, ग्राउंड से रिबाउंड होके आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, सो सबसे पहले एक बार उसी फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। आपको याद है, ये मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस कराया था, पर ये फॉर्मूला अंडर वन कंडीशन होता था। क्या वो कंडीशन थी, आप मुझे बता सकते हो? ये फॉर्मूला किस चीज के लिए था? कोई बताना चाहेगा? कोई बच्चा अपनी अपनी आवाज में मुझे माइक लेके पूरा बता सकता है कि ये किस चीज का फॉर्मूला था? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? Sir, when collision is at elastic Elastic and one collision, mass is at rest. वेरी गुड। और सेम, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि दोनों मास सेम हो? मास सेम नहीं होने चाहिए। जरूरी नहीं है, हो भी जाएंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि मास सेम हो, है ना? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर मास सेम होते थे तो उस केस में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती थी। ठीक है ना? उस केस में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती थी अगर दोनों मासेस सेम होते थे। बात समझ में आती है अच्छे से? ठीक है, सो यहां पे ये जो डेल्टा के बाई के है, ये किसकी एनर्जी है? ये किसकी एनर्जी ट्रांसफर है? मूविंग ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास m1 है, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। मान लेते हैं m2 मेरा रेस्ट पे है और m1 मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी, किसी भी स्पीड से, मान लो u स्पीड से मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी k इनिशियल, टकराने के बाद इसकी एनर्जी हो जाएगी k फाइनल, है ना? दूसरे वाले की जो भी एनर्जी हमें मतलब नहीं है, बट इसकी फाइनल एनर्जी k फाइनल, इनिशियल एनर्जी k इनिशियल। मैं m1 की बात कर रहा हूं, मूविंग ऑब्जेक्ट की। ये उसकी एनर्जी का जो चेंज है, डेल्टा k डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी, ये हमने निकाला है ट्रांसफर्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर देगा, अपनी इतनी एनर्जी इसको दे देगा। ठीक है ना? इसकी जितनी ये जायदाद है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इज लाइक इट्स प्रॉपर्टी, इसकी जायदाद है, वो अपनी जायदाद का इतना हिस्सा दूसरे मास को ट्रांसफर कर देगा। यही हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना? ये परसेंटेज में नहीं है। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो पहले इस चीज को कैलकुलेट करके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। और इसके अलावा ये भी सुनो
कि अगर आप ये जानना चाहते हो कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, ये तो ये है, ये रेशियो वो है जो उसने ट्रांसफर कर दिया, कितना उसके पास बचा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज को 1 में से माइनस करेंगे, मतलब 1 माइनस दिस थिंग, यानी कि ये 1 कट जाएगा और यही आ जाएगा आपका। इतनी एनर्जी उसके पास बचेगी कोलिजन के बाद, इतना पोर्शन ऑफ एनर्जी, इतना पोर्शन, इतना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कह सकते हो उसके पास बचेगा, बाकी वो ट्रांसफर कर चुका होगा। ठीक है ना? ओके, कोई कुछ पूछ रहा था, एक मिनट पूछे बेटा, सर क्या कह रहे हो? इसका सर मास सेम रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता अगर ना, मास इस सेम वाले होगा तो वो भी हम इस फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं, उसमें हमने देखा था अगर मास सेम हो जाता है बेटा तो उससे हमें क्या समझ में आता है, अगर मास सेम हो जाता है तो वो अपनी 100% एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि आपने उसमें देखा था ना, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और दूसरा आके टकराएगा तो जो रेस्ट पे वो मूव करेगा और जो टकराएगा वो आके रुक जाएगा, मतलब उसने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी, जो एनर्जी वो लेके आया था उसने सारी की सारी उसको हैंड ओवर कर दी, अब तू ले जा, है ना? उस केस में 100% ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहां, आप इतना समझना, आप ये समझ सकते हो कि अच्छा यहां, यानी कि एक बात समझ में आती है, दो ऑब्जेक्ट जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, यानी जिनका मास ऑलमोस्ट सेम है, वो मैक्सिमम एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। देख रहे हो आप, क्योंकि जितना छोटा ये नंबर होगा, जितना पास होगा m1 और m2, जितने एक दूसरे के करीब होंगे, है ना, जितना m1 m2 के नजदीक होगा उतना ज्यादा परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करा जा सकता है। देख रहे हो आप, समझो इसको, मतलब अगर दो चीजें ऑलमोस्ट सेम साइज की है तो वो एनर्जी का ट्रांसफर कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का है और कोई बहुत भारी है तो उस केस में एनर्जी का ट्रांसफर ज्यादा नहीं होता। एक हल्की ऑब्जेक्ट और एक भारी ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफर कम होता है, और दो आइडेंटिकल दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स जिनका मास ऑलमोस्ट बराबर है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है उसमें। ठीक है? ओके, एक सवाल करें, एक क्वेश्चन करें, तैयार हो एक क्वेश्चन के लिए? ठीक है, तैयार हो ना? पक्का आ रहा है आप, क्वेश्चन आपके सामने सभी को करना है, चलो ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m suffers one dimensional elastic collision with a nucleus at rest of unknown mass. It is scattered directly backwards, losing 64% of initial kinetic energy. The mass of the nucleus is. टाइम लो, सोचो, समय लो, सोचो, 1 मिनट का समय तो मैं दे ही रहा हूं सभी को, और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। जितना समझ में आता है सोचो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जूझो, थोड़ा सा स्ट्रगल करना भी सीखो, है ना? सर ऑप्शन सी 4m। ऑप्शन सी आ रहा है आपका आंसर? पक्का? श्योर? यस सर 4m आ रहा है सर। 4m आ रहा है? कितने बच्चों का आया? 1-2 बच्चों का तो आया है, सभी का तो नहीं आया, बट अभी सब करेंगे ट्राई, मुझे पता है सब ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो, ट्राई करो, कोशिश करो, कुछ तो आएगा, एटलीस्ट आपको समझ में आएगा आप गलत क्या कर रहे हो, एटलीस्ट करो, चाहे गलत ही करो पर करना है, अपना 100% देना है हर एक क्वेश्चन में, हर एक सवाल जरूरी होता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, जिसको क्वेश्चन समझ में आया पहले वो देखो क्या उसने क्वेश्चन सही समझा है। क्वेश्चन बिल्कुल कोलिजन का ही है, देखो कोलिजन को रिलेट कराया गया बिल्कुल एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स से। ये 12th क्लास में भी एक टॉपिक बनता है मॉडर्न फिजिक्स, वहां हम अल्फा पार्टिकल, या फिर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये टॉपिक थोड़ा बहुत, है ना? इसमें वो क्या कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल को लेके आ रहे हैं। अब कोई भी अल्फा पार्टिकल है, वैसे आप अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ोगे बाद में, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है उस बात की, हमें बस इतना कह रहा है
एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है, ये जाके एक न्यूक्लियस से टकरा रहा है ना, एक न्यूक्लियस जिसका मास कैपिटल M है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा या न्यूक्लियस का? उसने क्वेश्चन में न्यूक्लियस का मास पूछा और सारे ऑप्शन में उसका मास अल्फा पार्टिकल से ज्यादा ही है, इसका मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल से हैवी लिया गया है। यहां से न्यूक्लियस का जो मास है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा लिया गया है। बात क्लियर है? सो यहां पे वो कह रहा है कि ये मान लो ये पार्टिकल इधर जाता है ना, ये पार्टिकल आगे जाता है, किसी स्पीड से जा रहा होगा, यू स्पीड से, ठीक है ना। कितनी एनर्जी इसके पास, उसने बोला इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड, टकराने के बाद ये वापस आ गया और इससे 60%, 64% इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, अपनी 64% एनर्जी को लूज कर देता है। तो आपने देखा था ना डेल्टा के बाई के, जो आप लूजिंग एनर्जी की बात कह रहे थे, जितनी एनर्जी आपकी लॉस्ट हो जाती है उसका भी एक फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था मुझे बता सकते हो? एनर्जी लॉस्ट का एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, बताओ फटाफट, अरे बोलो। m1 माइनस डिफरेंस ऑफ हाँ डिफरेंस ऑफ मास डिवाइडेड बाय टोटल मास और इसका स्क्वायर। अभी देखा था ना हमने, अरे इसकी कितनी एनर्जी रिटेन रह जाती है, 1 माइनस दिस, और कितनी एनर्जी लूज हो जाती है ना, कितनी एनर्जी इसकी लॉस हो जाती है वो हम देख सकते हैं, 4%। ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं, इसकी कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है, बोलो 64%, है ना। यही हम लोगों ने भी देखा था ना, ट्रांसफर्ड एनर्जी, एक सेकेंड, ट्रांसफर्ड एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी लॉस हो रही है। एक सेकेंड, हम लोगों को क्वेश्चन में ट्रांसफर का फॉर्मूला ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हम लोगों को, लॉस्ट एनर्जी है, क्या दे रखा है, इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड लूजिंग 64% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसने अपनी 64% काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी है, ठीक है। सो अगर हम एनर्जी लॉस की बात करें, लॉस नहीं आएगा, ये ट्रांसफर वाला ही फॉर्मूला आएगा, तो ट्रांसफर वाले फॉर्मूले से ही हम निकाल लेते हैं। दो काम कर लो, या तो आप एक काम करो, इसको 36% लिख लो, 100 में से माइनस करके m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 में वाले में 36% लिख दो, या फिर ये वाला फॉर्मूला डाल दो, क्योंकि ये लॉस्ट एनर्जी पूछ रहा है। लॉस्ट एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी इसने ट्रांसफर कर दी है, जितनी एनर्जी इसकी कम हुई है उतनी इसने ट्रांसफर कर दी है। और ये हमें कितना दिया हुआ है, जल्दी से बोलो, कितना ट्रांसफर दिया हम लोगों को, बोलो 64%। 64%। तो 64% मतलब मैं इसमें 100 भी मल्टीप्लाई करूंगा ना तभी ये 64 आएगा, या फिर आप इसको 0.64 लिख दो। 64% का मतलब 0.64 होता है, तो आप इसको लिख दो 0.64 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। पहले आप मुझसे स्टेप में पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट है मैं बताने को तैयार हूं, अभी पूछ लो। कोई डाउट है स्टेप में? यहां आप m1 की जगह मास डाल सकते हो स्मॉल m, और m2 की जगह डाल सकते हो कैपिटल M, जैसे भी आपको लगे, हाँ सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। अब आओ, क्या होगा इसके बाद इसके बाद क्या करें, जल्दी से बताओ। अब आपके पास यहाँ m1 माइनस m2 क्या आ जाएगा बेटा, m1 माइनस m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 0.64 यानी कि 0.36। अब आप अंडर रूट ले लो, ठीक है ना। और m1 बड़ा है या m2 बड़ा है, आपके केस में कौन बड़ा है, m1 बड़ा है या m2 बड़ा है? हमें ये नंबर पॉजिटिव चाहिए ना, तो हम यहां से m माइनस m लिख देते हैं, यानी कि हम यहां से लिख देते हैं m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m। अंडर रूट ले लिया मैंने, ये बन जाएगा 0.6, इसका अंडर रूट ले लोगे, ठीक है ना। मैंने यहां से इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दिया। आप यहाँ m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1, एक ही बात है। हमेशा बड़े में से छोटा मास सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना दोनों साइड, इसलिए मैंने यहाँ m माइनस m डिवाइड बाई m प्लस m लिख दिया, और इसका अंडर रूट ले लिया। 0.36 का स्क्वायर रूट लोगे तो यही आएगा 0.6। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो m माइनस m इज इक्वल्स टू 0.6 m प्लस 0.6 स्मॉल m। चेक करो अब क्या होगा, आगे क्या करें, इसके बाद क्या करें, आप देखो इसको इधर ले जा सकते हो, ये आ जाएगा 0.4 m और यहां से आ जाएगा 1.6 m। तो आप देख सकते हो कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी 1.6 m डिवाइडेड बाय 0.4, यानी कि आ जाएगा 4 टाइम्स m, है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4m। सिंपल ट्रांसफर वाला ही फॉर्मूला है, क्योंकि उसने बोला उसकी इतनी एनर्जी लूज हो गई है। या तो आप एक काम कर सकते हो, इस केस में डायरेक्टली लिख सकते हो, 0.36 को लिख सकते हो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांसफर वाले फॉर्मूले में डाल दो।
कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं कि सर आपने यहाँ से स्मॉल m माइनस एम और कैपिटल M प्लस एम क्यों नहीं लिखा, आप m1 को ये डाल देते, m2 को डाल देते। क्योंकि बेटा आपको पता है राइट साइड पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कैपिटल M स्मॉल m से ज्यादा, इसलिए यहाँ m माइनस एम आएगा, ना कि स्मॉल m माइनस कैपिटल M। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी अगर आप ध्यान से देखोगे आपके न्यूक्लियस के सारे मासेस अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है, इसलिए मैंने कैपिटल M माइनस एम रखा है, स्मॉल m माइनस एम नहीं रखा है। एक्चुअली यहाँ से दो आंसर आ सकते हैं, बट हमें यहाँ पता है न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, इसलिए मैंने ये वाले ऑप्शन रखा है। ठीक है, सर डेल्टा के बाई के का मतलब ट्रांसफर जो एनर्जी होता है और लूज जो एनर्जी होता है, दोनों का तो फॉर्मूला सेम ही होता है ना? हाँ, जो एनर्जी उसने लॉस किया या ट्रांसफर, बात एक ही है। इतनी एनर्जी आपने लूज किया, फिर आपको इतना एनर्जी मैंने ट्रांसफर किया। जैसे मैंने कल भी बताया था ना, ऐसे मान लो आपके पास बेटा 2000 रुपए हैं और आपने अपने दोस्त को 400 रुपए दिए, तो मैं आपसे पूछूं आपके कितने रुपए कम हो गए, तो आप बोलोगे सर 400। मैं पूछूंगा कितने आपने दिए, तो भी आप क्या बोलोगे बेटा 400, है ना। इसलिए वही फॉर्मूला डाला है। तो या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप ये देख लो इसके पास बचा कितना पैसा है ना, कितना एनर्जी बचा है। अगर 64% दे दिया तो बताओ कितना बचा, बोलो। अगर 64% दे दिया तो कितना परसेंट बचा, बोलो। मतलब 100% था, उसमें से 64% हटा दोगे तो 36% बचा ना, है ना। तो 36% को हम 0.36 लेके ये वाला फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं। रिटेन वाला भी एक फॉर्मूला था ना, एनर्जी रिटेन वाला, याद है कितनी एनर्जी रिटेन हो जाती है, तो फिर आप ये वाले फॉर्मूले से डाल सकते हो। अगर आप 0.36 से कंपेयर कर रहे हो तो ये लिख दो, और अगर आप 0.64 से कंपेयर कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला कंपेयर कर दो, दोनों एक ही बात हो जाएगी, है ना। आगे बढ़े, नोट कर लिया है, चलो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में जानते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की क्या कंडीशन होती थी, क्या सिचुएशन होती है, क्या कंडीशन होती है जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ऑब्जेक्ट टकराने के बाद क्या करते हैं, दोनों एक ही वेलोसिटी से चले जाते हैं। दोनों एक ही वेलोसिटी से चले जाते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसा होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है ना। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं क्या कंडीशन होती है, तो आप ये बिल्कुल बता सकते हो फाइनल वेलोसिटी सेम होती है सर, है ना। ये तो हमने बहुत अच्छे से सीखा था ना, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो टकरा रहे हैं, इज सेम। ठीक है ना, आर सेम लिख देते हैं, आर सेम, दोनों के ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम है। और मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है, सिस्टम की, ऑब्जेक्ट की नहीं कह रहा मैं, सिस्टम की। कोई बताएगा, किसी को याद है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी लूज होती थी। अब वो ट्रांसफर वाला फॉर्मूला मत बताने बैठ जाना, वो फॉर्मूला अलग है, वो एक ही ऑब्जेक्ट की एनर्जी का है, वो इलास्टिक कोलिजन में पड़ा था। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला पड़ा था, m1 m2 by 2 m1 plus m2 और u1 minus u2 का होल स्क्वायर 1 हाफ minus म्यू e square। के वी है ना। रिलेटिव और ये टू स्क्वायर। परफेक्टली है, परफेक्टली है तो 1 माइनस ई स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, बस u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा, है ना। ओके सर। 1 माइनस ई स्क्वायर लिखते हैं, बट वो इन इलास्टिक में लिखते हैं। ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। इसमें ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या बहुत आसानी से निकल सकती है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, आप लिख सकते हो m1 v1 प्लस m2 v2, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी m1 प्लस m2 और टाइम्स v। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो v निकालने का तरीका तो बहुत आसान है ना, ऐसे कोलिजन में वेलोसिटी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, ऐसे केस में बहुत आराम से निकाल सकते हो। जल्दी लिखेंगे, जल्दी, थोड़ा सा हाथ तेजी से चलाना बच्चे। ये बार बार मैं पढ़ा भी चुका हूं, फिर भी आपको दोबारा दिया है मैंने समझाने के लिए।
चलूं आगे बढ़े? ये सारा पहले बता चुके हैं हम, है ना? अच्छा बेटा, आपको एक सिंपल सा सवाल दूं मैं, एक सीधा सा सवाल, ये पहले भी हम पेंडुलम टाइप क्वेश्चन में कर चुके हैं। मैं आपको बोलूं, सिंपली आपसे बोलूं, मैंने यहां कोई वेलोसिटी दी है, मैं आपसे बोलूं अगर मैंने यहां कोई वेलोसिटी दी है u, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाता है, ये कहां जाके रुक जाता है? मान लो किसी थीटा एंगल पे जाके रुक जाता है, ऐसे उसने क्वेश्चन में दिया है, वो किसी थीटा एंगल पे जाके रुक जाता है। हमने यहाँ इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, कहाँ? यहाँ पे हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी है, u दी है, और मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये कितनी हाइट पे जाके रुकता है? कोई आंसर है आपके पास? आपको याद है ये कितनी हाइट पे जाके रुकेगा? क्या मैं निकाल सकता हूँ ये कितनी हाइट पे जाके रुकेगा? बता सकते हो? ये कर चुके हैं पहले, आप क्वेश्चन कर चुके हो ये वर्क एनर्जी में? सर r into 1 minus cos theta. एग्जैक्टली तो अगर आप कहोगे सर इसकी लेंथ अगर l है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है? l है, तो हम कह सकते हैं सर ये इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि ये लंबाई हमें चाहिए, बेसिकली हमें ये ट्राइंगल चाहिए होता था, है ना, और इस पिंक वाले ट्राइंगल से मुझे पता है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो l cos थीटा है ना? कितनी है? l cos थीटा। तो ये हाइट कितनी आती थी हमारी? ये वाली जो हाइट आती थी ये आती थी l1 माइनस कॉस थीटा। याद आ रहा है ये? ठीक है ना? ये हाइट कितनी आती थी हमारी? L1 माइनस कॉस थीटा। बट इसको निकालेंगे कैसे अगर वेलोसिटी u है? u की टर्म में इस हाइट को कैसे निकालेंगे? आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हो यहां से, है ना, आप यहां से एंगल वगैरह निकाल सकते हो, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि सर यहां से अब इस एंगल को निकाला जा सकता है। उसको निकालने का तरीका है सर हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इनिशियल एनर्जी यहां क्या लिख सकते हैं? हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना? अगर आपके पास u भी है, अगर आप क्वेश्चन में l भी दे रखा है, तो आप यहां से थीटा निकाल सकते हैं। हम यहां से क्या कर सकते हैं? थीटा को फाइंड कर सकते हैं, इजीली हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे, ये हमने वर्क पर एनर्जी में किया है पहले, ठीक है ना, ये चीज हम लोगों ने पहले भी वर्क पर एनर्जी में की हुई, अगर आपको याद हो। मान लो हमें थीटा भी नहीं निकालना है, तो भी हम हाइट आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें थीटा की भी जरूरत नहीं है हाइट निकालने के लिए, यहाँ मान लो सिर्फ अगर आपको हाइट निकालनी है तो सिर्फ आप हाफ एम यू स्क्वायर को mgh लिख के भी निकाल सकते हो, सिर्फ अगर आपको हाइट निकालनी है, क्योंकि यही हमारी हाइट है। तो क्वेश्चन में अगर आपको हाइट पूछा जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हो सर ये mgh के इक्वल है, हम यहां से डायरेक्टली हाइट निकाल सकते हैं। हाइट हो जाएगी यहां से u स्क्वायर बाय 2g। कितनी हाइट आ जाएगी? आप निकालो यहां से कितनी आ जाएगी हाइट, आप देख सकते हो। सिर्फ हाइट पूछे, u स्क्वायर बाय 2g, मतलब ये कितना ऊपर जाएगा आप निकाल सकते हो, u स्क्वायर बाय 2g, ये हो जाएगा। जल्दी नोट करो फटाफट, और इसको भी याद करो, क्योंकि भी मैं ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन कराऊंगा और सभी ने आंसर देना है। मैं किसी के भी हाथ में माइक पकड़ा के एकदम पूछ सकता हूं, और अगर आपने नहीं जवाब दिया ना तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं बहुत सीरियस एक्शन लूंगा मैं अब, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को देखा बातें करते हुए क्लासरूम में, जो बिल्कुल अलाउड नहीं है। बहुत सीरियसनेस चाहिए हमें अपने क्लासरूम्स में, और हमें बहुत आराम से इस चीजों को समझना है। सर डन। ठीक है, क्या हमने याद किया यहां से? क्या हमें शॉर्ट ट्रिक मिली कि सर अगर हमें ना यहाँ कोई इनिशियल वेलोसिटी दे तो हम हाइट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अरे सर u स्क्वायर बाय 2g, है ना। क्या हाइट आ जाएगी? जल्दी से बोलो, u स्क्वायर बाय 2g। और सर अगर हमें हाइट पता है तो हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, है ना। अरे अगर आपको ये हाइट पता है तो ये एंगल भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही m से m काट दो बेटा, यहां से आप आराम से एंगल निकाल सकते हो। आप सीधा लिख दो, h को कंपेयर कर दो इससे, है ना। अगर आपने हाइट निकाल ली तो यहां से एंगल निकल जाएगा। दोनों चीजें सर आराम से निकाली जा सकती हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा मजेदार क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन में उसने ऐसे दिया कि मान लो एक ब्लॉक है, सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक है और इसका कुछ मास है। लेट अस से इस ब्लॉक का हम लोगों को मास दिया हुआ है, इस ब्लॉक का मास दे रखा है हम लोगों को 2 kg, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। और एक बुलेट आके इससे टकराती है, ठीक है ना, एक बुलेट आती है इससे टकराती है, इस तरीके से एक बुलेट आई
और जिसका मास हम लोगों को दिया गया है 0.5 kg। इसका मास दिया गया है 0.5 kg। ये आके इससे टकराती है और इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है ना। बुलेट्स गेट एम्बेडेड, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनसाइड। ये इसके अंदर ही चली जाती है, इसके अंदर एम्बेड हो जाती है। इससे आप लोगों को इसकी वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी है लेट अस से 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कितनी हाइट तक जाएगी, इसकी फाइनल हाइट क्या हो जाएगी ब्लॉक की। ब्लॉक के अंदर बुलेट भी है फाइनली। आपसे क्या पूछ रहा है, इस सिस्टम की फाइनल हाइट क्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, एक बुलेट है ब्लॉक में टकराई अंदर चली गई। हाँ, कैसा कोलिजन है पहले तो मुझे बता दो, कैसा कोलिजन है अगर बुलेट इसके अंदर ही चली जाती है। प्लास्टिक कोलिजन है ना, प्लास्टिक कोलिजन। तो क्या आप मुझे इन दोनों की फाइनल स्पीड बता सकते हो कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन फाइनल स्पीड बता सकते हो, जल्दी बताओ। आफ्टर कोलिजन फाइनल स्पीड कौन बताएगा? 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। आप इनिशियल मोमेंटम को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है आपके पास? 0.5 इंटू 5, यही है इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मास कितना हो गया 2.5 इंटू वी डैश। ऐसे लिखा बेटा, वही किया मैंने, अगर आप ध्यान से देखो मैंने यही किया है, m1 v1 m2 v2। फाइनली मैं क्या कर रहा हूं, m1 प्लस m2 v डैश। यहां से हमारे इस केस में v2 0 है क्योंकि ये रेस्ट पे है। v1 मैंने 5 डाला है, m1 को मैंने 0.5 डाला है। समझ में आ रहा है, ये चीज की है मैंने यहां से, ठीक है ना, ऐसे ही निकाला है। क्लियर है ना ये फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5 वी डैश। बिल्कुल, वेरी गुड। तो वी डैश कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। और फिर ये किस हाइट तक जाएगा, उसका फॉर्मूला याद है, किस हाइट तक जाएगा, जो भी टकराने के बाद इनकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब वी डैश इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये किस हाइट तक जाएगा, वी डैश डिवाइडेड बाय 2g। अभी देखा था ना ये फॉर्मूला किस हाइट तक जाता है, वी डैश स्क्वायर बाय 2g। अभी देखा था ना ये वाला फॉर्मूला। 0.05 मीटर्स। ओके, हाँ बिल्कुल, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.05 मीटर। क्लासरूम में अभी जिसको समझ में आ गया अपना हाथ बिल्कुल सीधा कर लेगा ऐसे, जिसको समझ में आ गया। जिसका हाथ नीचे दिखा उसके समझ में नहीं आया, जिसका हाथ ऊंचा है इसका मतलब उतने कॉन्फिडेंस से समझ में आया है, ठीक है ना। पॉकेट में नहीं डालना है हाथ को, ऊपर करना है एकदम। और जिसका हाथ ऐसे गर्दन के नीचे है उसका क्या मैं मानूं, उसको समझ में आया या नहीं आया है, ऊपर करो हाथ अगर समझ में आया है। मैं इसका ब्रीफ दे देता हूं सबसे पहले, बहुत आसान है। पहले आप कोलिजन कराओ बच्चों, वेरी गुड, आप कोलिजन कराओ। कैसा कोलिजन है, प्लास्टिक है। फाइनल स्पीड दोनों की सेम है, तो इनिशियल मोमेंटम लिखो m1 v1 m2 v2। इसके पास मास है पर वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, तो हम कहेंगे m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसी के पास होगा। और फाइनल मोमेंटम में दोनों मासेस को जोड़ दो क्योंकि अब एक साथ मूव कर रहे हैं, इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकंड। फिर आपको पता है ये ऊपर जाएगा तो किस हाइट तक जाता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। पर इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों की साथ में लेनी है हमें। अगर यहां गलती, पता है बच्चे, एक सेकंड बस, यहां गलती क्या कर देते हैं, बच्चों को लगता है सर यहां पूरे सिस्टम में एनर्जी कंजर्व है। ऐसा नहीं है, एनर्जी कंजर्व कोलिजन एक बार करा दो, उसके बाद वेलोसिटी निकाल लो, उसके बाद एनर्जी कंजर्व है, पर उससे पहले नहीं है क्योंकि कोलिजन यहां पे इनइलास्टिक है। आप अगर ये सोचो कि सर इनिशियल एनर्जी मैं यहां से हाफ mv स्क्वायर लगा के mgh से इक्वेट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पहले ये इससे टकराएगी, कुछ एनर्जी कम हो जाएगी, उसके बाद एनर्जी कंजर्व है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, अब एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। पर कोलिजन होने तक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसलिए कोलिजन पहले कराओ, फाइनल स्पीड निकालो, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, एनर्जी कंजर्व है, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से ही ये आया है, ठीक है। सर अगर हमें थीटा एंगल गिवन होता फिर हमें हाइट के लिए L1 माइनस cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना होता क्या? नहीं, इसमें या तो देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तो अगर आपको एंगल गिवन नहीं कर सकता, एंगल गिवन करेगा तो आपसे लेंथ पूछ सकता है स्ट्रिंग की। मेरी बात समझना, क्योंकि ऑलरेडी हमें हाइट यही आएगी, अब हाइट बदल नहीं सकती, हाइट जो आ गई वो यही आएगी, अब आपको इसकी हाइट पता चल गई है।
या तो वो आपको एंगल दे देगा, लेंथ पूछ लेगा, या तो आपको इसकी लेंथ दे देगा और एंगल पूछ लेगा। अब यही कर सकता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाइट तो यही रहेगी, हाइट तो अब यही आ गई, अब हाइट तो हमने निकाल ली। या तो अब आपको क्या कहेगा, आपको पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया था, L1 माइनस कॉस थीटा होता है सर। अब क्योंकि आपको हाइट पता है ना बेटा, या तो आप एंगल निकाल लोगे, L पता होगा तो, या तो L निकाल लोगे अगर एंगल पता होगा तो। ठीक है, यस सर। सर बोलो बच्चे। सर थोड़ा पिछली स्लाइड में जाएंगे सर, थोड़ा सा डाउट है बस। जी बेटा। सर जो वहां पे हम लोग मास लिखे हैं सर, वो सिस्टम का मास है, मतलब एक एम्बेडेड ही होता है उसके ऑब्जेक्ट है बाद। बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन में एक ही तो ऑब्जेक्ट है इसमें। नहीं सर, अगर उसमें बुलेट इंसर्ट होता तो सर। इसको इसमें कहाँ बुलेट इंसर्ट है? इसमें तो मैंने बोला था बस इसको एक सपोज सर, वेलोसिटी दे सपोज दो। सपोज तो फिर इस क्वेश्चन में करो ना बेटा। हाँ इसमें पूछो, आप क्या कह रहे हो? सर अगर वही वाला फॉर्मूला जो सर लिखे थे, हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू mgl 1 माइनस cos थीटा, उसमें सर वो बुलेट इंसर्ट होने के बाद वो हाँ ऑब्जेक्ट टोटल का मास, टोटल मास है ना। मतलब हम और पता है क्या मान velocity रहे हैं, मेरी बात समझना बेटा। हम यहाँ मान रहे हैं, जैसे आपने यहाँ बोला ना बेटा, हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी, वो इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे v डैश है, कि जब बुलेट इसके अंदर आ जाएगी तो बुलेट इसको एक इनिशियल वेलोसिटी देगा, है ना। बट उसके साथ इसका मास भी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी तो दे रहा है बट वो इसके अपना मास भी दे रहा है ना। आया समझ में? तो इसका मतलब है यहाँ पे अब टोटल मास मेरा जो होगा उसी में लगाएंगे, हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, तो वो एम एम कट जाएगा, मतलब वो एम टोटल मास होगा। ठीक है? हाँ सर, ओके सर। जी बेटा, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ। ठीक है, रीबाउंड वाला प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन, बहुत ही सरल, बट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि एकदम टिप्स पे हो जाएगा और नीट में इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर नहीं आएगा अगर इससे क्वेश्चन आएगा। पर इसको बहुत ध्यान से समझना है और आपको मेरे साथ बताना है। अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया, देख लेना, मैं नजर बिल्कुल स्क्रीन पे है, जिसने ध्यान नहीं दिया और जिसने बाद में फिर पूछ लिया उसकी आज खैर नहीं। ठीक है, बिल्कुल यहां नजर, बिल्कुल ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए सभी का। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा इसमें, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में मैं काफी चीजें पढ़ा चुका हूं, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे यहां से। ठीक है, यहां पे मैंने अगर आपसे एक सवाल पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए किसी वेलोसिटी u से, तो ये किस हाइट तक जाता है? u स्क्वायर बाय 2g। याद है सभी को? इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ये किस हाइट तक जाता है? सभी बच्चे, किस हाइट तक जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g। वेरी गुड। तो ये किस हाइट तक जाएगा? सभी को याद है कि सर अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये किस हाइट तक जाता है? u स्क्वायर बाय 2g तक जाता है ना। वेरी गुड। ठीक है, फिर यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती थी इसकी? 0। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती थी। कितना टाइम लगता था? u by g। है ना। हाइट होती थी u स्क्वायर बाय 2g। ये कैसे आई थी, कोई बताएगा? याद करके बताएगा ये कैसे आती थी? कौन सी इक्वेशन यूज करते थे? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, उससे आया था ये, है ना। डिस्प्लेसमेंट की जगह h डाला था, u स्क्वायर बाय 2g, वहां से ये हाइट आई थी। फाइनल वेलोसिटी को 0 डाला था। टाइम कितना आता था इसको ऊपर जाने में, याद है? टाइम कितना by लगता g। था? u बाई जी, इनिशियल वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन। ये ऊपर जाने तक का टाइम है। और कितना टाइम इसको फिर नीचे आने में लगता था, वापस आने में कितना टाइम लगता था? सेम ही हाइट है, सेम ही हाइट है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा ना बच्चे। आप सीधा कह सकते हो कि सर अगर 1 सेकंड ऊपर जाने में लगा तो उतना ही नीचे आने में लगेगा। इसमें अलग से मत कुछ बोलो। हाँ सर, ऊपर जाने में u बाई जी लगा तो वापस आने में भी लगेगा। आपका फॉर्मूला भी ठीक है जो आप बोल रहे हो सर, 2h बाई जी जो आप फॉर्मूला बोल रहे हो वो भी ठीक है ना, वो भी ठीक है, क्योंकि उससे आपको हाइट पता है। बट पहले हाइट में ये डालोगे तो अल्टीमेटली टाइम यही आ जाएगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? u बाय जी। नीचे आने में कितना टाइम लगा? u बाय जी। ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा? 2u by g। कितनी हाइट तक गए थे आप? u स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, मेरी बात समझना, अगर वो बोले यहां कोलिजन, अगर वो बोले कोलिजन इलास्टिक है, इसका क्या मतलब हुआ? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम तो होता ही है कंजर्व, पर एनर्जी भी कंजर्व होती है। मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। यानी कि अगर वो बोले इलास्टिक कोलिजन है तो ये टकराएगा। किस स्पीड से टकराएगा? जिस स्पीड से गया था, है ना। पहले तो आप बोलोगे सर जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से टकरा रहा है। टकराने के बाद किस स्पीड से वापस ऊपर जाएगा? सेम स्पीड से।
तो अगर वो बोले कोलिजन इलास्टिक है तो ये दोबारा से सेम हाइट तक चला जाएगा, मतलब ये मोशन अपने आप को रिपीट होता रहेगा, ये फिर ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा, ऐसा ही होता रहेगा ना। क्या ये बात क्लियर है कि सर अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोलिजन इलास्टिक हुआ तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे 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 लाइफ टाइम तक ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं है, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस वहां पे नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। लेकिन गिरते वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी √2gh हो जाती है ना? हाँ, तो आप h की वैल्यू ये डालोगे तो वो सेम नहीं हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी की? ओके सर। है ना, क्योंकि आप सेम हाइट पे जा रहे हो, सेम वापस आ रहे हो, ये तो आपने पहले भी पढ़ा था ना। अगर मैं किसी को 5 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो वापस आते टाइम भी उसकी सेम ही स्पीड होती है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी देख सकते हो, है ना। सो आप कहोगे हाँ सर ये बात क्लियर है, तो आप इसमें साइड में लिख लो, अगर तो कोलिजन इलास्टिक हुआ, कोलिजन अगर इलास्टिक हुआ, कोलिजन अगर इलास्टिक हुआ तो वो हर बार सेम स्पीड से ऊपर जाएगा, तो हर बार सेम स्पीड से ऊपर जाएगा, मतलब सेम हाइट तक भी जाएगा, है ना, मतलब सेम हाइट तक भी जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो ये तो सर चलता ही रहेगा, फिर ये कभी रुकेगा ही नहीं, जिंदगी बीत जाएंगी सर, सदियां निकल जाएंगी, ये कभी रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा ना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब E की वैल्यू कितना होता है? 1। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? 1। जल्दी जल्दी लिखो इसको, जल्दी से। नोटेड सभी बच्चे? सर इसमें ज्यादा कुछ सर। लिखना तो था ही नहीं, है ना। हाँ बेटा बोलो। सर आपने बताया कि अगर इलास्टिक है तो सर वो सेम वेलोसिटी से और सेम हाइट से वो बाउंस करेगा। हाँ, मतलब बाउंस करते टाइम हमेशा उसकी स्पीड ऊपर की तरफ u होगी, और अगर स्पीड u है तो हर बार हाइट वो u²/2g ही लेगा, है ना। मतलब आएगा, टकराएगा, फिर ऊपर सेम ही स्पीड से जाएगा, फिर उस हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सेम स्पीड से उसी हाइट पे जाएगा, तो यानी कि उसकी हाइट हर बार सेम आएगी, है ना। अगर हम अर्थ पे किसी बॉल को अगर बाउंस करेंगे या अगर कभी किसी सरफेस पर अगर थ्रो करेंगे तो सर वो जो उसकी वेलोसिटी और हाइट है वो कम होती आती है, वो ग्रेविटी की वजह से होती है। नहीं नहीं नहीं, वो ग्रेविटी की वजह से नहीं होती है, वो होती है क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस होती है, वो अब हम पढ़ेंगे। जो आप कह रहे हो वो होती है इसलिए क्योंकि कोलिजन इलास्टिक नहीं होते हैं। इलास्टिक कोलिजन मैंने कहा था ये सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इन रियलिटी कोई भी कोलिजन इलास्टिक नहीं है। तो आप किसी बॉल को नीचे छोड़ते हो, वो टकराता है, फ्रिक्शन वगैरह भी लगता है, वहां हीट भी होती है, तो इलास्टिक कोलिजन होता नहीं है, इसलिए वो दो पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे 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 करके रुक जाता है। ठीक है। अगर वैक्यूम में करें वैक्यूम में भी कर लो तो भी कुछ ना कुछ लॉसेस वहां होंगे, क्योंकि जो ये एनर्जी के लॉसेस हैं वो सिर्फ हीट वगैरह की वजह से नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी है। क्योंकि हमने देखा था कि जब कोई चीज टकराती है तो उसकी शेप में भी डिफॉर्मेशन आता है। तो कोई ऑब्जेक्ट टकराएगा, हो सकता है कुछ उसकी शेप में डिफॉर्मेशन आए, आपको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है सर नहीं एक जैसी सी तो दिख रही है बॉल, आपको थोड़ा पता चलेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा उसमें डिफॉर्मेशन आ रहे हैं। ठीक है। सर पिंग ओके पोंग सर। बॉल में तो होता है ना, मतलब ज्यादा बार बाउंस करता है। नियरली इलास्टिक बनाने की कोशिश की जाती है ना बेटा उसको, है ना। बट अगर आप Yes, उसको sir. बहुत ज्यादा टाइम के लिए देखोगे तो उसमें भी आपको नजर आएगा नहीं उसकी हाइट कम हो रही है। ठीक है। Sir. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे, आपको पता है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक तब बनेगा जब हमारा कोलिजन कैसा होगा। इलास्टिक में तो कुछ नया है ही नहीं सर। कौन से कोलिजन की बात करेंगे अब बोलो? इन इलास्टिक। मतलब अब जो कोलिजन है ग्राउंड से वो कैसा होगा बोलो? इन इलास्टिक कोलिजन। अब सभी की नजर सामने, और मजेदार चीज है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है,
अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग है, बोरिंग बनाओगे तो खुद सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बताना भी है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वो इजीली आप मुझे बता सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ड्रॉप करूं, चलो इस बार ड्रॉप करते हैं। किस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं? h हाइट से। तो मुझे कोई बता सकता है कि इसकी स्पीड क्या होगी बिफोर कोलिजन? √2gh है ना? क्या स्पीड होगी बिफोर कोलिजन? जल्दी से बोलो, क्या स्पीड होगी बिफोर कोलिजन? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे थे आप। क्या स्पीड होगी बोलो कोलिजन से पहले? √2gh है ना? अभी कोई कोलिजन हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको v नॉट लिख दिया है। v नॉट का मतलब अभी कोई कोलिजन नहीं हुआ है ना? तो v नॉट कितना आ गया आपका? जल्दी से बोलो। आपने बोला √2gh। और टाइम कितना लगा इसको नीचे आने में? √2h/g। यही टाइम लगता है ना? √2h/g, यही टाइम लगेगा। अब मैंने बोला कोलिजन कैसा है? इनइलास्टिक। और मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया E। मान लो आपको गिवन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया आपको इस केस में? ये हमारा कोफिशिएंट है ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये अपने को दे रखा है E। ठीक है ना? ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। सो टकराने के बाद कोई बता सकता है इसकी स्पीड क्या होगी? अच्छा, E का फॉर्मूला क्या होता था जनरल, ये बताओ। E का मतलब क्या होता था, याद करो। वेलोसिटी ऑफ सर v1 - v2 डिवाइडेड बाय, है ना? आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहां दो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कौन है? एक तो ऑब्जेक्ट और दूसरा अर्थ है। ग्राउंड तो कभी मूव करेगा नहीं, ग्राउंड तो कभी मूव करेगा नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? जो हमें चाहिए, ऊपर किस स्पीड से जा रहा है, ये ऊपर जिस स्पीड से जा रहा है वही तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। ग्राउंड से ये किस स्पीड से सेपरेट कर रहा है? मान लेते हैं v1। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस स्पीड से ऊपर जाएगा, तो हमने मान लिया सर हमें नहीं पता, हमने इसको क्या बोल दिया? v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है बच्चों? √2gh है ना? √2gh, जिसको हम v नॉट कह रहे हैं। यानी कि ये कितना आ गया? v1 कितना आ गया? ev नॉट। अरे यानी कि देखो ध्यान से, अगर ये v नॉट स्पीड से टकराएगा तो ऊपर किस स्पीड से जाएगा? ev नॉट से। है ना? अगर ये √2gh से टकरा रहा है तो ऊपर किससे जाएगा? e टाइम्स √2gh से। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस है ना? आसान है ना ये तो? अरे ये तो याद रखना भी आसान है सर। इसका मतलब है आफ्टर वन कोलिजन। देखो v1 का मतलब क्या है? यहां v1 का मतलब क्या है? v नॉट का मतलब था यहां नॉट लगा है, 0 लगा है, इसका मतलब अभी कोई कोलिजन नहीं हुआ है। तो v नॉट का मतलब है ये किस स्पीड से टकराया? √2gh से। है ना? हाइट में स्मॉल h लिख लेता हूं कि सर ये किस स्पीड से टकराया? √2gh से। तो ये अब किस स्पीड से ऊपर जाएगा बोलो? अब किस स्पीड से ऊपर जाएगा? ev नॉट से, यानी कि e टाइम्स √2gh से। है ना? v नॉट हम याद रखेंगे, √2gh है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, वो हमें पता है सर v नॉट √2gh है, तो अब ये ऊपर जाएगा इससे। कोई मुझे बता सकता है ये कितनी हाइट तक जाएगा? ये सेम हाइट तक जाएगा या कम हाइट तक जाएगा? कम हाइट तक। कम हाइट तक जाएगा। हाइट कितनी होगी? कम। हाइट कितनी होगी? जल्दी से देखो, ऊपर गया 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 गया, ये इस हाइट तक जाएगा। कितनी हाइट होगी आप समझ सकते हो? पहले तो हाइट इसकी h थी, अब कितनी होगी? पहले हाइट इसकी h थी, है ना? पहले इसकी हाइट h थी, अब कितनी हो जाएगी इसकी हाइट? जल्दी से बोलो। e²h v²h। वेरी गुड। ये कैसे आया? e²h, है ना? ये कैसे आया? किस फॉर्मूले से निकालेंगे? हाइट का फॉर्मूला याद है आपको? है ना? आप मान लो h1 का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा? 2g। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? ev नॉट और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यानी कि ये कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे? e², है ना, v नॉट स्क्वायर बाय 2g, जिसको आप क्या लिख सकते हो? h। यानी कि अब ये किस हाइट तक पहुंचेगा? e²h तक। ये किस हाइट तक पहुंचेगा? पहले कोलिजन से पहले किस हाइट पे था? h हाइट पे। पर अब ये किस हाइट तक पहुंचेगा बोलो? अब ये किस हाइट तक पहुंचेगा बोलो? एक कोलिजन के बाद इसकी हाइट रिड्यूस हो जाएगी। कितनी हो गई है बोलो? e²/h, सॉरी e²h। कितनी हाइट हो गई है बोलो? e²h। यानी कि आप लिख भी सकते हो आफ्टर वन कोलिजन ये कितनी हाइट तक जाएगा? e²h। देखो, एक कोलिजन के बाद स्पीड हो गई ev नॉट और हाइट हो गई e²h। टाइम कौन बताएगा? कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम 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 के लिए क्या करते हैं? u/a करते हैं। यानी कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है हमारी v1 डिवाइडेड बाय g, यानी कि ev नॉट बाय g। यानी कि जो टाइम पहले लग रहा था ऊपर नीचे आने में वो मान लेते हैं t नॉट था,
जो टाइम इसको पहले लग रहा होगा ऊपर से नीचे आने में, वो टाइम हम मान लेते हैं टी नॉट, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, ई टाइम्स टी नॉट। तो जो हमें टाइम लगेगा वो भी कितना लगेगा, ई टाइम्स टी नॉट। ऊपर जाने में भी इतना टाइम, नीचे आने में भी इतना टाइम। यहां तक लिखो, टेक योर टाइम, सोचो और मुझे बताओ कौन सी बात क्लियर नहीं है, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, बट यहां तक लिखो पहले, अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी, और आगे आप ही को बताना है। सर हमारे एग्जाम में कहाँ तक आ रहा है? जो आपका टेस्ट है जो अभी होगा इसको 10th को ना, यस सर। उसमें आपका बच्चा कॉलेज तक आएगा। ओके सर। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? यार पूछो, फील फ्री, और बट ये देख लो आपको कुछ डाउट है तभी पूछना, ऐसे नहीं कि दोबारा मन कर रहा है समझने का तो दोबारा पूछ लिया। जो अगर डाउट है, आपको लगता है कि ये गलत है या ऐसे क्यों नहीं सर, तो पूछना है। मिटा के दोबारा बना दो इसको जल्दी से, अगर लग रहा है खिचड़ी पक गई है दोबारा भी बना सकता हूं मैं। देखो 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 देखो, रिकैप हो जाएगा। चलो मैं बनाता हूं दोबारा से, ठीक है, रिकैप हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। उन बच्चों को मजा आ जाएगा जिन्होंने पहली बार में ढंग से सुना नहीं था, या फिर ध्यान इधर उधर हो गया होगा। दोबारा देख लो क्या करा सर ने, दोबारा देख लो। अब आप पर आपको अब आंसर भी करना है साथ साथ, तभी मजा है। अगर अभी भी आंसर नहीं कर रहे तो दिक्कत है भाई। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एच हाइट से छोड़ते हैं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एच हाइट से छोड़ते हैं तो हमें पता है वो नीचे आएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और टकराने से पहले इसकी कुछ स्पीड होगी। उस स्पीड को हमने वी नॉट कहा है, और आपने बोला था वो कितनी होती है, √2gh होती है ना। और चाहो तो आप h की वैल्यू भी निकाल सकते हो। h यहां से क्या आ जाएगा आप देख सकते हो, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो v0² / 2g, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये भी तो आपको पता है ना। आप ये समझ रहे हो इसको नीचे आने में, अगर हम ध्यान से देखें यहां तक स्पीड, यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी नीचे आते आते, फाइनल स्पीड ये हो जाएगी। और कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पता है, वो e है, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम भी निकाल लो, तो टाइम कितना लगता है इसको, √2h/g। हम ये देख सकते हैं टाइम मेरा कितना लगेगा, √2h/g, ठीक है ना। और अगर आप चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, यहां से टाइम की वैल्यू आप ये भी देख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, और यहां से टाइम आपका ये भी आ सकता है, जो भी हमारी इसकी फाइनल वेलोसिटी है v0/g, आप इसको ये भी लिख सकते हो, v0/g भी लिख सकते हो। इतना टाइम लगेगा इसको आने में, चेक करो, इतना टाइम लगेगा, और इस स्पीड से ये टकराएगा। देखो ध्यान से, टकराने के बाद स्पीड कितनी होगी, हमने प्रूफ करा था, याद है एक बार, पहले कोलिजन के बाद, आफ्टर वन कोलिजन। जल्दी से बताओ क्या स्पीड हो जाएगी आफ्टर वन कोलिजन, ये ऊपर किस स्पीड से जाएगा, जल्दी से बोलो, v1 से जाएगा। v1 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, सर EV0 EV0, है ना सर। इसका मतलब है टकराने के बाद वेलोसिटी EV0 हो जाती है ना। टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारी कुछ EV0 हो जाती है। इसकी वेलोसिटी को हमने EV0 लिख दिया, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी ये है ना। तो ये किस हाइट तक जाएगा आप देख सकते हो, हाइट का एक फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर/2g, यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे ये किस हाइट तक जाएगा, आप देख सकते हो अब ये h1 हाइट तक जाएगा, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब v1² / 2g होना चाहिए। तो अगर आप इसमें डालोगे आ जाएगा e² v0² / 2g, यानी कि ये बन जाएगा e²h, ठीक है ना, ये बन जाएगा e²h। मतलब अब ये जो नई हाइट अचीव करेगा, जो ये नई हाइट अटेन करेगा, वो e² पहले वाली हाइट है। और टाइम की अगर आप बात करोगे, क्योंकि वेलोसिटी v0 की जगह ev0 हो गई है, तो आपको जो टाइम लगेगा वो ev0/g लगेगा, यानी कि आप बोल सकते हो e टाइम्स जो पहले टाइम लगा था t0। सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है ये, नीचे आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। मैंने सिर्फ ऊपर जाने का टाइम लिखा है, नीचे आने में भी इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है।
अब मुझे बताओ ये दोबारा नीचे आ रहा है तो क्या होगा, कौन बताएगा? अब ये दोबारा नीचे आ रहा है भाई, किस स्पीड से नीचे आएगा? v1 से ही आएगा। किस स्पीड से नीचे आएगा? Yes. आएगा तो v1 से ही, पर ऊपर किससे जाएगा? सर EV1 EV1 से, है ना सर? ऊपर ये जाएगा अब, क्योंकि हर बार जो स्पीड से वो टकराता है E टाइम्स उस स्पीड से ऊपर जाता है। तो आप कहोगे सर ये EV1 से जाएगा, क्या मैं इसको E स्क्वायर V0 नहीं कह सकता? देखो क्योंकि V1 EV0 है तो मैं इसको E स्क्वायर V0 नहीं कह सकता। हाँ, आप एक ट्रेंड देख रहे हो, पहले ये V0 स्पीड से मूव कर रहा था, एक कोलिजन के बाद EV0 से कर रहा है, दो कोलिजन के बाद e की पावर 2V0 से कर रहा है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, है ना? ओ हाँ, हाइट कितनी लेगा कौन बता रहा है? हाइट कम हो जाएगी ना अब इसकी। हाइट कितनी हो जाएगी? यहां से आप h2 निकालो। आप h2 की बात करो तो आप कहोगे सर h2 होता है v2 स्क्वायर बाई 2g, और इसकी जगह अगर मैं ये डाल दूं बेटा तो यहां से आ जाएगा e की पावर 4 v0 स्क्वायर बाई 2g, यानी कि आप कह सकते हो e की पावर 4h, यानी कि जो अब आपकी हाइट है h2 वो e की पावर 4 टाइम्स h हो गई। ठीक है ना? और अगर आप टाइम लिखना चाहते हो तो टाइम कितना लगेगा आप जानते हो? टाइम लगेगा आपका जो भी आपकी वेलोसिटी होती है डिवाइडेड बाय जी, यानी कि टाइम अभी भी आपको ई स्क्वायर टी मिलेगा। ठीक है ना, ई स्क्वायर टी नॉट। तो आप देख सकते हो एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी ई वी नॉट, दो कोलिजन के बाद वेलोसिटी ई स्क्वायर वी नॉट, एक कोलिजन के बाद टाइम ई टी नॉट, दो कोलिजन के बाद टाइम ई स्क्वायर टी नॉट। है ना? क्लियर हो रहा है? एक कोलिजन के बाद हाइट ई स्क्वायर एच, दो कोलिजन के बाद हाइट ई की पावर 4h। क्या आप मुझे बिना कुछ करे बता सकते हो थर्ड कोलिजन के बाद क्या होने वाला है? सोच के थर्ड कोलिजन के बाद सिंपल ही बता सकते हो। थर्ड कोलिजन के बाद ये किस स्पीड से ऊपर जाने वाला है बताओगे मुझे? है ना? एक कोलिजन के बाद ई की पावर 1 हो गई थी, दो कोलिजन के बाद ई की पावर 2 हो गई थी, तीन कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी? ई की पावर 3v0, ई की पावर 3v0 तीन कोलिजन के बाद। और हाइट कितनी हो जाएगी तीन कोलिजन के बाद? ई की पावर, है ना? ई की पावर 2 था, ई की पावर 4 था, अब आ जाएगा ई की पावर 6h। और टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में या फिर नीचे आने में? ई की पावर 3t0। समझ में आ रहा है? तो सीधा मैं ये नहीं बोल सकता nth कोलिजन के बाद क्या होगा। आपसे सीधा बोले सर हमने एक जनरलाइज कर देते हैं कि सर nth कोलिजन, मान लो nth की जगह हम वैल्यू डाल देंगे ना। अगर मुझे बोले 6th कोलिजन के बाद क्या होगा, 7th कोलिजन के बाद क्या होगा, तो एक जनरल इक्वेशन बना देते हैं। nth कोलिजन के बाद आप बोल सकते हो जो इसकी स्पीड है वो vn हो जाएगी, मतलब e की पावर nv0। बात क्लियर है? nth कोलिजन के बाद इसकी हाइट कुछ hn हो जाएगी, यानी e की पावर क्या लिखूं? 2nh, क्योंकि देखो एक कोलिजन के बाद e की पावर 2h हो जाएगी, n को 2 डालोगे तो e की पावर 4h हो जाएगी, n को 3 डालोगे तो e की पावर 6h हो जाएगी। है ना? इसके बाद अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम में tn लिख देते हैं तो वो हो जाएगा e की पावर nt। क्या ये अच्छे से समझ में आ रहा है? सर जी बेटा। सर यहाँ पे e की पावर 6 की जगह e की पावर 9 नहीं होना चाहिए? नहीं, करके देखो ना बच्चे। जब आप थर्ड कोलिजन की बात कर रहे हो बेटा, थर्ड कोलिजन में आप हाइट की अगर बात करोगे तो हाइट कैसे आएगा? आप ऐसे निकालो, आप बोलोगे सर v3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना? तो अगर आप v3 का स्क्वायर करोगे तो e की पावर 3 v0 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 इंटू 3 6 बनेगा ना, यहाँ से 9 थोड़ा बनेगा, e की पावर 6 आ जाएगा ना, e की पावर 6 v0 स्क्वायर बाय 2g, है ना? ओके सर। ठीक है, 9 नहीं आएगा बेटा। कोई मुझे बता सकता है 13 कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम कितना होगा, हाइट कितनी होगी 13 कोलिजन के बाद? सर वेलोसिटी हो जाएगा सर वेलोसिटी e टू द पावर 13 v नॉट और नॉट हाइट हो e to the जाएगा power 26 e टू द पावर 26। और टाइम? सर e टू e द टू द पावर पावर 13 13 t t नॉट। to the power 13 t naught। सर आसान है ना, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। और अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो e की जगह क्या डाल दें?
सब सेम रहेगा, है ना। आप ई की जगह 1 डाल दोगे तो वी एन वी नॉट होगा, क्योंकि जिस स्पीड से वो जा रहा था उसी स्पीड से जाएगा। हाइट भी उसकी सेम रहेगी, टाइम भी उसका सेम रहेगा। अगर आपने यहाँ E1 चूज कर लिया तो देख रहे हो। अच्छा, और अगर प्लास्टिक कोलिजन हुआ तो प्लास्टिक कोलिजन तो सर वो एक बार टकराएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो चिपक जाता है ना। तो आप देख सकते हो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी टकराने के बाद, है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो जाएगा ही नहीं सर। हाइट भी 0 हो जाएगी, फिर तो वो जाएगा ही नहीं सर। आ रहा है ना समझ पे। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन के लिए डिस्कस करते हैं, ना तो इलास्टिक के लिए ना ही प्लास्टिक के लिए, क्योंकि उनमें क्या फायदा। तो ये कोलिजन, इसी तरीके के कोलिजन में ये प्रॉब्लम पूछी जाती है। बढ़ जाऊं आगे, नोट कर लिया ये सबने, आगे बढ़ू ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। ओके चलो। सो अब आपको आधी चीजें तो पता ही है यार, अब तो आप जानते ही हो। हाँ जी बोलो। सर थोड़ा स्लाइड पीछे कीजिए ना। चलो चलो लिखो लिखो, जल्दी लिखो बेटा। नहीं नहीं लिखना नहीं है सर, यहाँ पे V0 सर V2 में की कंडीशन में भी V0 आता है, जबकि आपने पहले में तो बताया कि V0 तब आता है जब कॉलिजन ना हुआ हो। नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं ना बेटा। ये किससे टकरा रहा था नीचे, बोलो बेटा। V0 से टकरा रहा था ना, तो टकराने के बाद इसकी स्पीड V1 हो गई थी, है ना। टकराने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई थी, बोलो। V1 हो गई थी। फिर हमने क्या प्रूव किया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। है ना, अप्रोच, अप्लाइड नहीं है, अप्रोच है बेटा, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ, बोलो, अप्रोच, ठीक है। और सेपरेशन वेलोसिटी मतलब वो किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, अप्रोच स्पीड मतलब वो किस स्पीड से नीचे आ रहा है। तो यहां से V1 बाई V0, तो V1 की वैल्यू निकाल ली ना हमने, EV0 होगी, ठीक है ना। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, EV0 होगी। मतलब आप ऐसे मानो, मान लो अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है और E की वैल्यू 1/2 है, तो वो किससे ऊपर जाएगा, 1/2 इंटू 10 यानी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। सर आ रहा है समझ में। मतलब अगर मान लो आपसे मैं बोलूं ना E की पावर E की वैल्यू 1/2 है, तो अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। अगले कोलिजन के बाद 2.5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। उसके अगले कोलिजन के बाद 2.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1.25 मीटर पर सेकंड से जाएगा। अगले कोलिजन के बाद और आधा हो जाएगा उसकी स्पीड। आ रहा है समझ में। एक बार कोलाइड होकर के फिर वो दोबारा से जाता है, तो तब तो सर वो एक बार कोलिजन हो चुका है, तो सर फिर क्यों V0 लगाते हैं। कब मैंने बोला V0, V0 की टर्म में आंसर निकाला है बेटे, क्या बोल रहे हो आप। सोचो तो, समझो तो सही क्या बोला जा रहा है। आप उसका मतलब नहीं समझ रहे हो, आप बस V0 पे ही नजर बना के बैठ गए हो। आप समझ नहीं रहे V0 का मतलब क्या है। मैंने बोला नहीं EV0, मैंने अभी आपको एक चीज बोली है। मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड से टकराता है तो किस स्पीड से ऊपर जाता है, EV0। EV0 का मतलब क्या है, E से मल्टीप्लाई करो V0 से तो इसकी फाइनल स्पीड आ जाएगी। आप ये क्यों देख रहे हो V0 क्यों आ रहा है, अरे क्यों नहीं आएगा, जब फॉर्मूले में है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले में है। कैसे निकालोगे आप, नहीं तो कैसे निकालोगे, और कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज करूं तो कैसे निकालूं, मुझे आप बताओ। यही तो फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है, यही तो समझा है हमने फॉर्मूले से कि अगर हमें पता है वो किस स्पीड से आ रहा है तो हम बता सकते हैं किस स्पीड से जाएगा। अगर ई पता हो तो ई में उसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूं मैं, उसमें क्या हर्ज है, मल्टीप्लाई करने में आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने ये थोड़ा बोला है वो V0 से जा रहा है, मैं बोल रहा हूं वो किससे ऊपर जा रहा है, E² V0 से जा रहा है। हम ये कह रहे हैं, ये थोड़ा कह रहे हैं वो V0 से ऊपर जा रहा है, हम क्या कह रहे हैं, E² V0 से। यही तो हम सीख रहे हैं यहाँ, कि अगर हमें वो पहले बता देता है वो V0 से टकरा रहा है तो हम ये बता सकते हैं कोलिजन के बाद वो किस स्पीड से ऊपर जाएगा, 2 कोलिजन के बाद किस स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें, अब सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट मान लो नीचे आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और इसको कुछ टाइम लग रहा है। मैंने मान लिया कि इसको कितना टाइम लग रहा है नीचे आने में, T0 लग रहा है ना। तो ये नीचे आ जाता है, कितना टाइम लगता है इसको, T0। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है, T0। फिर उसके बाद इसकी हाइट घट जाती है। आपको क्या लगता है कितने कोलिजन्स होंगे, क्या आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ कोलिजन्स, क्या आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे। हर बार हाइट उसकी घटती जा रही है, नंबर ऑफ कोलिजन्स काउंट नहीं करे जा सकते। यू कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ कोलिजन्स, क्योंकि हर बार स्पीड इसकी चेंज होती जा रही है, कोलिजन कर करके उसकी हाइट कम होती जा रही है।
पर नंबर ऑफ कोलिजन्स यहां से इनफाइनाइट होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट होंगे। आपको कि सर आपको कैसे पता इनफाइनाइट होंगे, है ना, आपके माइंड में आ रहा होगा सर नंबर ऑफ कोलिजन्स आपने कैसे कह दिया कि इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि आप बताओ h का फॉर्मूला क्या है, हाइट आफ्टर nth कोलिजन, क्या फॉर्मूला है जल्दी से बोलो, e की पावर 2n h। तो आप यही तो बोलोगे सर ये रुकेगा तब जब इसकी फाइनल हाइट 0 हो जाएगी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? टकराने के बाद कोई हाइट आती है, फिर टकराने के बाद कोई हाइट आती है, फिर टकराने के बाद कोई हाइट आती है, कम होती जा रही है। रुकने का मतलब क्या है, इसकी फाइनल हाइट क्या हो जाए 0, यानी कि मैं चाहता हूं ये चीज 0 हो जाए। ये 0 कब हो सकती है, h तो 0 है नहीं, है ना, ये तभी 0 हो सकती है जब e की पावर 2n 0 हो जाए। n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये 0 हो सकता है, सोचने वाली बात है। e एक नंबर है जो 1/2 से छोटा है, ये एक नंबर है जो 1.2 से छोटा है। एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोल दिया e की वैल्यू आप लिख लो 1/4 ले लो, है ना, तो आप बोलोगे सर 1/4 ले ली, चलो 1/4 की पावर 2n 0 कब होगा, कब होगा सोचो, 1/4 की पावर 2n कब 0 होगा, जब इसकी पावर बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब कोई नंबर अगर 1 से छोटा होता है ना, आप सोचो 1/2 1/3 ये सब नंबर 1 से छोटे हैं, उसकी कितनी पावर करूं कि वो 0 हो जाए, उसकी पावर इन्फिनिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जितनी पावर बढ़ाओगे वो नंबर और छोटा होता जाएगा। मैथ्स में ये रूल जानते हो, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आप करके देख लेना, नहीं तो आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाना और कुछ मत करना। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, जैसे कि 3 4 5, उसकी अगर आप पावर बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर बड़ा बनता जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दो, 3 की पावर 7 कर दो, 3 की पावर 9 कर दो, तो नंबर बड़ा बनता जाएगा। बट अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, जैसे 1/2 या 1/3 या 1/4, उसकी पावर आप बढ़ाओगे ना तो वो नंबर और छोटा होता जाएगा। 1/2 का पहले स्क्वायर करके देख लो, फिर 1/2 का क्यूब करके देख लो, फिर 1/2 की पावर और बढ़ाते देखो। तो इसका मतलब है अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, उसकी पावर कितनी करूं कि वो 0 बन जाए, इनफाइनाइट। यानी कि यहां से ये मिला है कि n यहां से कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। यानी कि अगर आप चाहते हो इसकी फाइनल हाइट 0 हो जाए तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स कराने पड़ेंगे। आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स इसकी हाइट 0 आएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने कोलिजन्स होंगे, है ना, e की वैल्यू देखे आपसे पूछ सकता है कितने कोलिजन्स होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट होंगे। ये हम बता नहीं सकते कि कितने कोलिजन्स होंगे, हम नहीं बता सकते कि कितने कोलिजन्स होंगे, इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट है। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, कि सर इसकी पूरी जर्नी में इनफाइनाइट कोलिजन्स हो रहे हैं, बट हम इसका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस हम ये भी बता सकते हैं ये कितनी देर तक कोलाइड करेगा, टोटल टाइम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। टोटल टाइम भी, कितनी देर तक मोशन चलेगा उसका टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को लगता है कि सर अगर कोलिजन इनफाइनाइट हो रहे हैं तो टाइम तो निकलेगा ही नहीं, फिर टाइम भी इनफाइनाइट होगा, सर टोटल डिस्टेंस भी इनफाइनाइट होगा। नहीं, क्योंकि ये एक जीपी बन जाएगी, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बनेगा जो हमने पढ़ा है, एग्जिस्ट करता है मैथ्स में, हम जीपी पढ़ चुके हैं मैथ्स में, इसको हम जीपी से सॉल्व करते हैं। तो याद रखना टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम, ऑब्वियसली मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने जीपी पढ़ी है मेरे से, मैंने आपको एपी जीपी पढ़ाया है ना स्टार्टिंग में, वहीं से आएगा कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखते हैं, आप खुद ही करोगे कैलकुलेट, ज्यादा मुश्किल नहीं है, घबराना मत, मुश्किल नहीं है। आपको इनफाइनाइट जीपी आती है ना, उसका फॉर्मूला ही है यार, आसान सा फॉर्मूला। नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट है, क्या टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ, टोटल टाइम निकाल सकते हैं, हाँ, तो चलो अब निकालते हैं। क्या कहते हो, डेरिवेशन कर दो, करें डेरिवेशन या फॉर्मूला बता दूं? बस करना चाहते हो ना डेरिवेशन, या फॉर्मूला बता दूं? मेरे पास दोनों तरीके हैं, मैं तो डेरिवेशन की जगह फॉर्मूला भी बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आप डेरिवेशन समझ लो। सर स्कूल में डेरिवेशन पूछेगा? स्कूल में नहीं पूछेगा, स्कूल में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। नीट में भी आपको पता है सिर्फ इसका फॉर्मूला काम आएगा, बट अगर आपके मन में है कि सर आप ऐसे बीच में मत छोड़ो, आप बता दो डेरिवेशन, वैसे ज्यादा लंबा नहीं है डेरिवेशन, अगर जीपी आती है तो देख लो, नहीं आएगा समझ में तो फिर फॉर्मूला रट लेना भाई, और क्या कहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है। आप मुझे बता सकते हो पहले कोलिजन के बाद ये ऐसे गया, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ये हाइट h है, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, जल्दी से बताओ।
यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से, ये रहा स्टार्ट। चलो आप बताओ, एक कोलिजन के बाद, एक कोलिजन तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अरे बोलो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? बोलो h, कुछ तो बोलो। यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अभी बोलो h। एक कोलिजन के बाद ये किस हाइट तक जाता है? जल्दी से बोलो, एक कोलिजन के बाद किस हाइट तक जाता है? e to the power 2nh। e की पावर 2h तक, है ना? किस हाइट तक जाता है? e की पावर 2h तक। एक कोलिजन के बाद ये कहां तक जाता है? e की पावर 2h तक। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? e की पावर 2h। और फिर वापस कितना डिस्टेंस आएगा? बोलो। देखो पहले वो यहां से स्टार्ट कर रहा था, है ना? तो कितना चला वो h, फिर उसके बाद प्लस कितना ऊपर गया? e की पावर 2h, और फिर नीचे भी आया e की पावर 2h। क्या मैं यहाँ 2 इंटू e की पावर 2h लिख दूं? यस सर। एक कोलिजन हो चुका है। अब कितनी हाइट तक जाएगा ये? अब कितनी हाइट तक जाएगा? e की पावर 4h। तो ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बोलो प्लस 2 e की पावर 4h। आगे अगले कोलिजन के बाद 2 का पावर 2 into e की पावर 6h। अगले कोलिजन के बाद करते करते 2 करते e की करते, पावर 8। है ना? कितने कोलिजन हो रहे हैं सर? इनफाइनाइट। ये सीरीज कहां तक चलेगी सर? इनफाइनाइट कोलिजन हो रहे हैं, इनकी वैल्यू तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक चलेगा। कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या यहां से? h कॉमन ले सकता हूं, कॉमन ले सकते हैं। है ना? और क्या बचेगा? बोलो यहाँ से 1 प्लस 2 e की स्क्वायर, है ना? और क्या बचेगा? बोलो प्लस 2 e की पावर 4 प्लस 2 e की पावर 6 एंड सो ऑन। अब इनमें से भी कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? अंदर से भी कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना? e स्क्वायर, है ना? e स्क्वायर 2 भी कॉमन ले सकते हैं ना? 2 भी तो कॉमन आ जाएगा, है ना? तो आप h लिखोगे और यहाँ लिखोगे 1 प्लस, बताओ ना, इन सब में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? 2e स्क्वायर, है ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ से 2e स्क्वायर कॉमन ले लो। अब बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस e e स्क्वायर स्क्वायर प्लस e क्यूब। ऐसे ही चलेगा, यानी कि यहाँ एक सीक्वेंस बन जाएगी 1 प्लस आगे e स्क्वायर या एक सेकेंड, यहां से क्या कॉमन लिया हमने? e स्क्वायर कॉमन लिया ना? हाँ ठीक है। 1 प्लस यहां से क्या आ गया? आप देख सकते हो e स्क्वायर प्लस e की पावर 3, ऐसे ही। यस सर। यस सर। देखो देखो, सब चेक करो, पहले अच्छे से देख लो, अच्छे से देखो, कोई चीज है जो हमने मिस की है क्या? पावर 4 होगा वहां पर। कहाँ पे? e की पावर 2 के बाद e की पावर 3, वहां पे 4 होगा, e की पावर 4 होगा। e की पावर 4 होगा, यस सर। ठीक है, e की पावर 4 होगा। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? e की पावर 6, क्योंकि अगर आप यहां से e स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, है ना, तो आपको पता है यही बनेगा 1, यहां से 1 प्लस e की पावर, फिर यहाँ e की पावर 3 इंटू 2 था, 3 इंटू 2 था 6, तो यहाँ 4 आएगा या 3 आएगा? चेक करो, 4 आएगा 3 आएगा? आएगा सर। आधे 4 कह रहे हैं, आधे 3 कह रहे हैं, क्या कन्विंस करूं मैं अपना, आपको बताओ, 3 या 4? 3 होगा सर, मैथ्स के हिसाब से सर 3 होना चाहिए। मैथ्स के हिसाब से ही चलेंगे हम, अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। सर 4 होगा सर। 4 होगा सर। चलो अगली टर्म क्या है? पहले मैं अगली टर्म लिखता हूँ, 2e की पावर 8 प्लस अगली टर्म क्या होगी? 2e की पावर 10, ऐसे ही चलेंगे ना हम? आप एक काम करो, उसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, फिर बताओ मुझे, दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लो। जिसको कंफ्यूजन है, एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 2e स्क्वायर। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2e का पावर 4। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2e का पावर 6, है ना? तो यानी कि सही लिख रहे हो, 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस अगली टर्म क्या आएगी? जल्दी से बोलो, अगली टर्म ढंग से बता दो मुझे, फटाफट पिटाई हो जाएगी नहीं तो। 6, फिर अगली पावर e की पावर 8, ऐसे ही चलेगा ना? सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, इनफाइनाइट तक चलेगा। अब मुझे बताओ क्या करेंगे? इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको याद है? किसी को फॉर्मूला याद है? इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता था? एसएन का याद है? जब हमारा कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता था तो हम क्या लिखते थे? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। याद आ रहा है? ये फॉर्मूला लिखते थे, याद आ रहा है? सम का फॉर्मूला ये था। यहाँ पहली टर्म क्या है?
पहली टर्म क्या है बोलो, 1 है ना, पहली टर्म क्या है 1 है, और डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो कितना है ई स्क्वायर। कॉमन रेशियो आप देख सकते हो कितना है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है ई स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से जल्दी से बताओ, यहाँ से आ जाएगा h1, यहाँ से कैल्शियम ले लो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा h, ये आ जाएगा आपका 2 ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कितना आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस 1 है ना, या फिर 1 प्लस ई स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी टोटल हाइट। ये डिराइव करने के लिए हमें टाइम लगा है। फाइनल फॉर्मूला आसान है, देख लो फाइनल फॉर्मूला आसान है, जितना ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेट करने में लग रहा है ना अभी जीपी, पर फाइनल फॉर्मूला बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सर ये टोटल डिस्टेंस इस स्टेप में 1 प्लस 2 स्क्वायर होगा ना सर। हाँ सर उसमें नीचे लिखा है 2e⁸ है, फिर उसके बाद 2e⁻10 है सर, पर ऊपर मल्टीप्लाई आपने क्या था 2e² प्लस e⁻6 वो तो 12 हो रहा है। नहीं बेटा ये देखो, ये ई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना होगा e⁻4, इसमें जाएगा तो e⁻6, इसमें जाएगा तो e⁻8, इस पे मल्टीप्लाई होगा तो e⁻10, वही तो आ रहा है 2 4 6 8 10। ठीक तो है, कोई गलती नहीं है, मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया, इसलिए एक एक स्टेप आपसे पूछ के कर रहा हूं मैं, ताकि आप ही बताओ, अगर आपको गलत लग रहा है तो बताओ, सही लग रहा है तो बताओ। आप कन्विंस्ड होने चाहिए कि सर ये सही करा है हमने, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एडिशन, देख लो। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कहाँ नहीं, अब ये बताओ, अभी तो कंफ्यूजन नहीं है ना, अब तो क्लियर है ना सर? डन। सर नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा, फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस के लिए, फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा इतना। ये नीट में आ सकता है, स्कूल एग्जाम में नहीं देगा, एक बार को नीट में आ सकता है। क्या आप ऐसे ही टाइम भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस से टाइम भी निकल आएगा। टाइम की कैलकुलेशन करो, कोई ट्राई करो, चलो मैं ये फटाफट कर दूं आगे, ये नोट कर लिया अगर आपने तो आगे बढ़ जाए। टाइम की कैलकुलेशन करो बेटा, टाइम की सोचो टाइम कितना लगेगा, अब मेरे साथ करो, नोट तो चाहे आप बाद में भी कर लेना। चलो टाइम की कैलकुलेशन करो। नीचे आने में अगर मान लो टाइम लग रहा है t0, तो फिर इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा था, याद है कितना टाइम लग रहा था ऊपर जाने में, et0 है ना। फिर नीचे आने में कितना टाइम लग रहा था इसको et0, यानी कि मैं टाइम निकालूं, पहले ऊपर से नीचे आया तो कितना टाइम लगा t0, फिर यहां से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया तो 2et0 है ना, फिर कितना बन गया 2et0, फिर यस एक सेकंड बेटा, अब इसको पहले डिराइव करने दो बेटे, अब पहले इस पे डेरिवेशन पे ध्यान दो, फिर पिछला वाला भी समझ में आ जाएगा। यहां से यहां तक आने में अगर t0 लगा तो ऊपर जाने में et0, नीचे आने में et0, तो टोटल टाइम 2et0। फिर ऊपर कितने टाइम में जाएगा आपको पता है ना, e² t0 में, और वापस भी इतने टाइम में आएगा तो 2e² t0। फिर अगली टर्म 2e⁻3t0 है ना, फिर अगली टर्म 2e⁻4t0। करें इसको आगे सॉल्व, जल्दी से बताओ इसमें से क्या कॉमन लेंगे, जल्दी से बताओ। इनफाइनाइट है ना ये भी, है ना, ये भी इन्फिनिटी तक चल रही है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, क्या कॉमन ले लें हम यहाँ से, t0 कॉमन ले लें पहले, है ना, और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2e है ना, t0 तो हम कॉमन ले चुके हैं, 1 प्लस 2e प्लस 2e² एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है। अगली टर्म भी लिख लेता हूँ 2e³ एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलो नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्या करें, 1 प्लस क्या कॉमन ले लूं यहाँ से 2e, तो 1 प्लस e प्लस e² प्लस e³ क्या यही बनेगी आपकी सीक्वेंस। यहाँ से क्या आएगा जल्दी से बोलो, 1 प्लस 2e, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो कितना है e, यही आएगा, देख लो सर जी, बोलो सर पिछला स्लाइड थोड़ा दिखा, यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटे अभी पहले ये सॉल्व करने दो मुझे, फिर दिखाएंगे, ठीक है। ओके सर। देखो ये क्लियर है, एलसीएम लो, अब इसके बाद कितना आएगा t0, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस e प्लस 2e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e, तो यहां से आ जाएगा t0,
यहां से आ जाएगा 1 प्लस ई और 1 माइनस ई। देख लो, ठीक है ना, ये टोटल टाइम है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलो। सर 1/a कैसे आया? ये वाली चीज, ये वाली बेटे, ये वाला, सर। ये कह रहे हो बेटा, ये हमने बेटा जीपी का फॉर्मूला लगाया ना, जीपी का फॉर्मूला याद है? उसमें हम करते थे सम ऑफ nth टर्म्स, जैसे कि पहली टर्म हमारी कोई a है, दूसरी टर्म ar है, तीसरी टर्म ar स्क्वायर है, याद है? इनफाइनाइट जीपी का जब सम करते थे और कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता था तो इसका सम आता था पहली टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। इस केस में हमारी पहली टर्म क्या है, अगर आप देखो इस सीक्वेंस में पहली टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो क्या है ई स्क्वायर ई क्यूब, ऐसे जा रहे हो तो कॉमन रेशियो ई है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 माइनस ई। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ये जीपी से आया बेटा। बट मैं अभी भी आपको कहूंगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायरेक्ट याद हो तो ज्यादा अच्छा है ना? जैसे आप देख रहे हो टाइम का फॉर्मूला ये आया है और हाइट का फॉर्मूला भी देखो आइडेंटिकल सा आया, 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, कुछ कुछ एक जैसा सा फॉर्मूला है ना बेटा, देख रहे हो थोड़ा सा। डेरिवेशन वाला प्रॉब्लम था हाँ बेटा, सर, वो 2 ई स्क्वायर कैसे हुआ वो पूछना था फोर्थ स्टेप में। अच्छा कौन से स्टेप में? अच्छा ये ई स्क्वायर कॉमन लिया था ना बेटा, यहाँ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ से 2 ई स्क्वायर कॉमन लिया था ना मैंने इन सब में से, ये 2 ई स्क्वायर ही था ना बेटा, ये देखो ना स्टेप पे, है ना, वो वहां लिखना भूल गया हूँ मैं। सर आप 1 माइनस ई स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? 1/1 माइनस ई स्क्वायर। बेटा इसमें कॉमन रेशियो सोचो ना, इसमें आप बताओ मुझे 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ई स्क्वायर बन जाए, सोचो ई स्क्वायर ही मल्टीप्लाई करोगे, और ई स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये वाली टर्म मिले ई स्क्वायर, सभी का कॉमन रेशियो ई स्क्वायर है ना बेटा। तो जीपी का सम का फॉर्मूला यही होता है ना, पहली टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो यहाँ पहली टर्म क्या है इस पूरी सीरीज में 1, और इनका कॉमन रेशियो क्या है ई स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ओके सर। सर जी बेटा। सर आपने थर्ड स्टेप में फिर से क्यों 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा? कौन से थर्ड स्टेप में बेटा? ये नहीं, उसके बाद वाला यहाँ पे वहाँ नहीं, तो सिर्फ एलसीएम 1 ले लिया ना बेटा मैंने, यहाँ एलसीएम लिया ना 1 का और 1 माइनस ई स्क्वायर का एलसीएम लिया बेटा, है ना। तो ये 1 ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा प्लस 2 ई स्क्वायर, और ये इन पूरे का एलसीएम 1 माइनस ई स्क्वायर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है सर जी। सर वेलोसिटी का भी यही है ना, v0 1 माइनस 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। नहीं वेलोसिटी तो हमने निकाल ली ना, हर कोलिजन के बाद अलग होती है, यहाँ हम चीजों को जोड़ रहे हैं जो जुड़ सकती है, डिस्टेंस बढ़ सकता है, वेलोसिटी जोड़ के क्या करना है, वेलोसिटी को थोड़ा जोड़ेंगे, उसका कुछ मतलब नहीं बना ना। आपके माइंड में तो यही क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर वो पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस कर रहा है और उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, वेलोसिटी को तो कभी जोड़ते नहीं हो ना, हर वक्त की वेलोसिटी को जोड़ के क्या करोगे, कुछ मिलेगा थोड़ा ना। ठीक है ना, वो तो हमें ये पता करनी है कि हर कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए हमने देखा ई वी नॉट ई स्क्वायर वी नॉट, है ना, ऐसे देखा था हमने। ठीक है बाबू, फ्लो चार्ट बनवा दे इसका, है ना, एक फ्लो चार्ट बनवा देते हैं। देखो ये वही फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, बस उसने यहाँ हाइट के लिए एच नॉट लिख दिया है और जो टी नॉट था उसको √2h0/g लिख दिया, बस यही है ना, मतलब उसने एच नॉट हाइट से गिराया होगा तो इसने हाइट को 2 मतलब टाइम को 2h0/g लिख दिया, टी नॉट की जगह ये लिख दिया इसने। तो जरा इसका फ्लो चार्ट बना लो नहीं तो भूल जाओगे। चलो फ्लो चार्ट बनाओ मेरे साथ, मेरी मदद करो, ठीक है ना। कुछ कुछ आपको याद है, कुछ कुछ मुझे याद है, सर भी तो हमारे बहुत भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं, और हम तो सर बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। चलो फ्लो चार्ट बनाते हैं अब। ओके, क्या होता है भाई रीबाउंडिंग वाले केस में? सर इसने तो आज हमें रीबाउंड करा दिया, है ना, बहुत सारे बच्चे रीबाउंड हो गए होंगे ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, रीबाउंडिंग प्रॉब्लम किस में करनी चाहिए, इलास्टिक में, इन इलास्टिक में या प्लास्टिक में, कहाँ इसका स्कोप है ना? इलास्टिक में भी कर सकते हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलास्टिक में तो वो हर बार सेम हाइट पे जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, है ना, कि सर अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर हर बार सेम हाइट पे जाएगा, है ना, हर बार सेम हाइट पे जाएगा, सेम टाइम लगेगा, ठीक
ठीक है ना, तो हर बार सेम हाइट पे जाएगा, सेम टाइम लगेगा, वो वगैरह एंड वगैरह, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में तो कुछ है ही नहीं सर, और प्लास्टिक में तो सर बिल्कुल कुछ नहीं है सर, वो तो बिल्कुल मजेदार केस है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो एक बार हिट किया और चिपक जाएगा, है ना। जीरो। उसमें तो सर वो क्ले जैसा हो गया, एक बार टकराएगा फिर चिपक जाएगा, एक बार कोलाइड करके स्टिक कर जाएगा, है ना। एक बार हम लिख सकते हैं ये एक बार कोलाइड करेगा और चिपक जाएगा। एक बार कोलाइड करेगा फिर स्टिक कर जाएगा, तो इसके लिए भी हमें दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है हमें सिर्फ किसमें बोलो, इन इलास्टिक में, और वही हमें चर्चा में लाना भी है कि सर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन्स के लिए। तो इन इलास्टिक कोलिजन्स में हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि सर जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी अगर हम देखें आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वो हो जाती है कितनी, ई वी नॉट। सर दूसरे कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ई स्क्वायर वी नॉट। मतलब इन शॉर्ट, है ना, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं वेलोसिटी nth कोलिजन की बात करूं तो वो कितना हो जाता है, ई की पावर एन वी नॉट, लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन इलास्टिक कोलिजन में। अरे बात समझ में आ रही है ना, अभी माइंड मैप अप, इसमें भी मत कंफ्यूज हो जाना भाई, समझ में आ रहा है। एक कोलिजन के बाद ई वी नॉट, दो कोलिजन के बाद ई स्क्वायर वी नॉट, और nth कोलिजन के बाद nth कोलिजन के बाद ई की पावर एन वी नॉट, ठीक है ना। और क्या पता है हमें इस केस में, हाइट के बारे में पता है, एक कोलिजन के बाद हाइट कितनी होती है, ई की पावर 2h नॉट, दो कोलिजन के बाद हाइट कितनी हो जाती है, ई की पावर 4h नॉट। ऐसे ही nth कोलिजन के बाद हाइट कितनी हो जाती है, ई की पावर 2nh नॉट, है ना। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है सर, है ना, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, ठीक है। टाइम की बात करो, एक कोलिजन के बाद कितना टाइम लगता है उसको बोलो, ई टी नॉट, है ना, ई टी नॉट। दो कोलिजन के बाद उसका टाइम बदल जाता है सर, ई की पावर 2t नॉट, और nth कोलिजन के बाद ई की पावर एन टी नॉट। हाँ सर, यहां तक भी समझ में आ गया, यहां तक बत्ती जल रही है ना भाई, यहां तक तो बत्ती जल रही है ना, अब तो रिवाइज भी हो रहा है साथ साथ, यहां तक तो जल गई होगी बत्ती। क्या हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम निकाल सकते हैं, हाँ सर टोटल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम कितना लगता है, और ये स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये याद रखना, ऊपर से फॉल करा रहे हैं इसको, किसी h हाइट से फॉल करा रहे हैं, पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 यहां से स्टार्ट कर रहा है ये, है ना, यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो टोटल टाइम कितना आता है, जल्दी से बोलो, टोटल टाइम कितना आता है, टी नॉट, है ना, और क्या आया था भाई, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। टोटल डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या हम इसमें, कोई बताएगा मुझे टोटल डिस्टेंस, कोई नहीं बता रहा भाई, दिल ही तोड़ दिया यार आपने मेरा, है ना। सर एच नॉट 1 प्लस ई का स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई का स्क्वायर। वेरी गुड, दिल नहीं टूटा है मेरा, यानी कि आपने टोटल डिस्टेंस मुझे बता दिया है। टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना करेगा, टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा कितना, जो इसकी पहले हाइट थी, है ना, कितनी हाइट थी पहले, मान लेते हैं h हाइट थी, जो भी हाइट से जा रहा था h हाइट से जा रहा था, और क्या आया था बेटा 1 माइनस, या सॉरी 1 प्लस आया था, 1 माइनस आया था, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, यही आया था। क्या नंबर ऑफ कोलिजन निकाल सकते हैं, नो सर, नो, कितने आएंगे अगर निकालने लगोगे तो, इनफिनाइट, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट है, वो नहीं निकाल सकते। कोई पूछे भी तो उसको कह देना चुप कर जा भाई, नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट हैं, वो नहीं काउंट कर सकते आप। क्या थोड़ी बहुत कहानी चमक रही है या पूरी चमक गई, अब तो चमक गई होगी यार, अब तो बड़ी मेहनत कर ली हमने इसमें, सर चमक गई, चमक गई आग में छप गया है। ठीक है यार, देखो कई कंसेप्ट होते इतने आसान है, एक बार मैं उससे ज्यादा बात पढ़ाता नहीं भाई, कई कंसेप्ट मुझे भी लगते हैं कि हाँ बच्चे को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, मैं भी तो आपकी जगह था कभी, ठीक है ना, तो फिर मुझे भी तो पता है ना कि आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ। पर हार नहीं माननी है, कई बच्चे होते हैं नहीं पहली बार समझ में आया उसके बाद छोड़ देते हैं, कहानी बंद कर लेते हैं, यार ये तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे, सुनना पड़ता है ना, समझना पड़ता है, इंपॉर्टेंस है ना इस चीज की,
पर इंटरेस्टिंग तभी लगेगा आप बार बार सुनोगे और फिर सीख लोगे उससे। बढ़ जाए अब आगे। माइंड मैप क्लियर? ठीक है, किसका कॉपीराइट है इस माइंड मैप पे? 11th नीट का है ना। तो भैया 11th नीट वालों का कॉपीराइट है ये, आप लोगों ने बनाया, ये आप लोगों का माइंड मैप है। सही है गलत है आप जानो। सर आपने ये क्यों लिखा है कि एक बार कोलाइड करेगा फिर स्टिक कर जाएगा, क्या वो दोबारा ऊपर नहीं जाएगा? अगर प्लास्टिक कोलिजन है यहाँ, है ना, ये प्लास्टिक कोलिजन में क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाता है ना। सर मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन मुझे लगा हाँ, गलत हो जाएगा इससे। नहीं मेरी गलती है, मैंने यहाँ इलास्टिक लिखा है, यहाँ प्लास्टिक है और ये इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, ये प्लास्टिक कोलिजन के लिए था। सर जी सर नंबर ऑफ कॉलिजन इनफाइनाइट इसका एग्जांपल हो सकता है कोई? नहीं, इसका मतलब समझ सकते हो, एग्जाम्पल नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, पता है हो क्या रहा है। जैसे क्या कर रहा है वो, आप देखो, अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे टकरा रहा है, पहले अच्छी खासी हाइट है, फिर हाइट सर कम हो गई, फिर हाइट सर और कम हो गई, फिर हाइट सर और कम हो गई। अब वो थोड़ी देर बाद ना वो ऐसे 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 इतनी छोटी छोटी हाइट पे करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ऐसे छोटे 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 कोलिजन होंगे, तो कैन नॉट रियली काउंट देम। बात समझ में आ रहा है इनफाइनाइट क्यों कह रहा है ना। अच्छा, कोई बच्चा मुझे लॉजिकली बता सकता है इस पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर वो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट सोच के बताना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एच होना चाहिए, एच या माइनस एच? सर माइनस एच। अरे ये सोचो, बस आप ये सोचो सर, स्टार्ट यहां हुआ था और खत्म तो यहीं हो गया ना, है ना। फाइनली तो वो धरती में मिल गया ना। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया होता, ऊपर जाके नीचे आता, फिर नीचे आता, फिर नीचे आता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता फाइनली? एच। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे आता, फिर शुरू भी यहां कर रहा है, खत्म भी यहां कर रहा है, तो क्या आंसर आता? जीरो आ जाता। जीरो आ जाता डिस्प्लेसमेंट उसमें। बेटे यहीं से शुरू कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, फिर ऐसे 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 खत्म भी यहीं कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाती ना। ठीक है, चलो बहुत चर्चा हो गई इस पे। एक क्वेश्चन करके बता दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। बता दो यार, प्लीज बता दो, इसका आंसर बता देना, मेरी इज्जत रख लेना। एक रबड़ की बॉल है जिसको एच हाइट से गिरा रहे हैं, आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस फ्रॉम द ग्राउंड, उसकी हाइट h/2 हो गई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाइट का फॉर्मूला आपको पता है? अरे हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें डाल दो, ई की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी बता दो। ऑप्शन 3 होगा सर। थर्ड आ रहा है? हाँ सर। कितने कोलिजन हो रहे हैं दिख रहा है ना आपको, और फॉर्मूला आपको पता है कितनी हाइट पे जाता है। अरे हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, पीछे माइंड मैप में भी बनाया है हाइट वाला फॉर्मूला, बस वहां डालना है, आंसर आ जाएगा। है अभी भी इतना टाइम लग रहा है, पिटाई होनी चाहिए। हाइट का फॉर्मूला क्या है? nth कोलिजन के बाद हाइट का फॉर्मूला क्या था याद है? e की पावर 2nh। और उसने कितनी हाइट दी है बोलो? अरे कितनी हाइट दी है उसने? h/2। मतलब कितने कोलिजन के बाद उसने बोला है नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने दिए हैं? 2। तो यानी कि e की पावर 4h, h से h कटा, e इज इक्वल्स टू कितना आ गया? e की पावर 4 आ गया 1/2, तो यहां से e आ गया 1/2 की पावर 1/4। ठीक है ना? अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं क्या, ये e की पावर 4 से 1/2 कैसे करते हैं बेटा? जैसे स्क्वायर रूट होता ना बच्चे, अगर e स्क्वायर होता 1/2 तो आप e को 1/√2 नहीं लिखते, मतलब आप e को एक्चुअली क्या लिखते हैं? 1/2 की पावर 1/2। तो अगर e की पावर यहाँ 3 है तो आप इसको लिखते हैं 1/2 की पावर, है ना, ऐसे लिखते तो e को हम लिखते 1/2 की पावर 1/3। और अगर यहाँ e की पावर 4 है तो हम क्या लिख देंगे? 1/2 की पावर 1/4। ठीक है, क्लियर? आसान था ये, इसको कर लेना चाहिए था आप लोगों को। क्वेश्चन में दिया है, अगर आप पूछो कि सर आपको कैसे पता दो कोलिजन होंगे, रिबाउंडिंग ट्वाइस, है ना, यहीं से समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स 2 हैं, 2 बार कोलाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स 2 दिए हैं।
लिखो लिखो जल्दी लिखो, नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चल रहे हैं अब हम आगे। डन। ओके, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है। अब ये पहली बार हमारा कोलिजन अलग तरीके का, अभी तक जो कोलिजन देख रहे थे उस कोलिजन को एक्चुअली बोला करते थे हेड ऑन, जो हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक जो कोलिजन पढ़ा है, मैं बार बार बता नहीं रहा था, बट इसका नाम हेड ऑन होता है। जो अभी तक पढ़ा है सर, हेड ऑन का मतलब क्या है? आमने सामने का कोलिजन। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हमने कोलिजन पढ़ा है आमने सामने वाला कोलिजन। इसका क्या मतलब होता है सर? आमने सामने वाले कोलिजन का क्या मतलब है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ये ले रहा हूं और एक ऑब्जेक्ट मान लो थोड़ा बड़ा भी ले रहा हूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, दोनों के सेंटर को मिला दो, थोड़ी देर के लिए दोनों के सेंटर को मिला दो एक ऐसी लाइन से, इमेजिनरी लाइन से। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी या तो इधर जा रहा होगा या राइट साइड जा रहा होगा, बट इनकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होगी। मतलब फाइनली ये सेंटर टू सेंटर ऐसे कोलाइड करने वाले हैं। इसको हेड ऑन बोलते हैं कि 1 on 1 कोलिजन है। सेंटर सेंटर अगर मिलाऊं तो वेलोसिटी भी अलोंग दिस लाइन ही होगी, है ना? वेलोसिटी विल बी अलोंग अ लाइन दैट जॉइंस देयर सेंटर। ऐसे कोलिजन्स को हेड ऑन बोलते हैं। और अगर आप देसी भाषा में बोलो वो 1D कोलिजन है, 1 डायमेंशन वाले कोलिजन है। चीजें टकराएंगी, 1D में मूव करेंगी, आगे पीछे कर सकती है, लेफ्ट राइट नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि टकरा के ये ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। ऐसे कोलिजन को हेड ऑन कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनली टकराता है, यानी कि ये 1D कोलिजन होते हैं। जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो 1D कोलिजन पढ़े हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला वो टकरा के वाई डायरेक्शन में चला गया, ऐसा कभी बोला नहीं बोला। इसका मतलब अभी तक जो हम कोलिजन पढ़ रहे थे वो हेड ऑन पढ़ रहे थे। जो सेंटर टू सेंटर लाइन है उसके अलोंग ही ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग, अब से पहले क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट वर मूविंग, है ना? ऑब्जेक्ट्स वर moving along line that joins their center, along line that joins their center। ठीक है, ये हेड ऑन कोलिजन था जो अभी तक पढ़ रहे थे हम। अब हम पढ़ेंगे 2D वाला कोलिजन, 2 डायमेंशन वाला कोलिजन, यानी कि अब हम पढ़ेंगे ऑब्लीक कोलिजन। जो अब हमें पढ़ना है उस कोलिजन का नाम है ऑब्लीक कोलिजन। पहले इसको नोट करो, हेड ऑन क्या है? आमने सामने वाला कोलिजन हेड ऑन है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आमने सामने वाला नहीं है, अब कोलिजन है ऑब्लीक वाला, ऑब्लीक कोलिजन। ठीक है ना? ओके। अच्छा, आपने कभी कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड में ऐसा कभी आपके सामने ऐसा इंसिडेंट आया होगा। देखो कैरम बोर्ड सबने खेला होगा, उससे रिलेट कर सकते हो। मान लो भाई यहां आपको गीटी डालनी है, ठीक है ना? और आपका स्ट्राइकर यहाँ है जिससे आप स्ट्राइकर से खेलते हो, और आपको यहाँ गीटी मारनी है और इसके अंदर होल में डालनी है और आपकी गीटी इधर है ना? आपको यहां से मारना है। तो आप क्या करोगे? आप इसको यहां कोलाइड कराओगे और ये फिर टेढ़ा जाएगा। ऐसा होता है ना? अरे कैरम बोर्ड खेला सभी ने? ये वाला किस्सा तो हुआ होगा भाई, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि सर यहाँ हमें गोटी डालनी है और ये मान लो इस वाले को मुझे यहाँ ले जाना है, ये अपनी रानी है ना? रानी को ले जाने के चक्कर में और स्ट्राइकर आपका यहाँ है, तो आप सीधा नहीं मार रहे होते, कई बार आप इसके साइड पे हिट करते हो, ऐसा करते हो ना, इसके साइड पे मारते हो, फिर ये इधर चला जाता है। ये सीधा नहीं जाता, ये ऐसा नहीं कि आपने यहाँ मारा तो ये यहाँ चला जाएगा, नहीं, आप थोड़ा साइड में मारते हो फिर टकरा के ये इधर चला जाता है। ऐसा किया है? खेला है कैरम बोर्ड सभी ने? यस सर। ठीक है ना? किया है ना? Yes, तो ये sir. कोलिजन ऑब्लीक है, यानी कि ऐसे ही कोलिजन को ऑब्लीक कहते हैं, जिसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है और मान लो एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे है। मान लो अगर ये सीधा जा रहा है, अगर ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ऐसे जाके टकराएगा, तो ऐसे टकराएगा ना, इसको टकराने के बाद इधर की तरफ धक्का मिलेगा। समझ रहे हो? मान लो ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट मेरा बी था, तो ए जब यहां जाके टकराएगा तो बी वाला इधर जाएगा और ए वाला यहां कहीं चला जाएगा टकराने के बाद। ऐसे कोलिजन को ऑब्लीक कहते हैं, जो साइड में ऐसे होते हैं, साइड वेज कोलिजन। ऐसे कोलिजन को हम ऑब्लीक कोलिजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आमने सामने की टक्कर नहीं है। देख रहे हो इन दोनों का सेंटर यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, पर मोशन इस लाइन पे नहीं है। अगर मैं सेंटर टू सेंटर मिलाऊं, ये ऐसे मूव करता हुआ नहीं आ रहा, या फिर ये ऐसे मूव करता हुआ नहीं जा रहा, ये ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, साइड से टकरा रहा है, वो एजेस को टच कर रहे हैं एक दूसरे की, है ना? तो ये कैसा कोलिजन है बोलो?
ऑब्लिक कोलिजन है, ये 2D में होता है, इसमें 2 डायमेंशनल कोलिजन है, ये 2D कोलिजन है, इसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। सर जी बेटा। सर यानी कि 1D कोलिजन में सिर्फ इनइलास्टिक कोलिजन से क्वेश्चंस बनेंगे? 1D में तो हमने तीनों पढ़े हैं ना। मतलब सर ज्यादातर क्वेश्चंस इनइलास्टिक से बनेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 1D में ज्यादा इलास्टिक से बनेंगे। हमने तो देखो सबसे ज्यादा इलास्टिक के क्वेश्चन किए 1D में भी, याद है हमने वो सेम मास वाला, एनर्जी एक्सचेंज वाला, है ना, अभी एनर्जी ट्रांसफर वाला जो आज की क्लास में किया, वो सभी इलास्टिक कोलिजन का ही तो काम था, है ना। हाँ, रिबाउंडिंग में कह सकते हो, रिबाउंडिंग में तो इलास्टिक वाला ही क्वेश्चन आता है, रिबाउंडिंग में तो वही आता है अगर आएगा, बट इलास्टिक से ऐसा नहीं है कि इलास्टिक से कोलिजन, तो रिबाउंडिंग में इलास्टिक वाले नहीं आएंगे, वो वैसे वाले कोलिजन में आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, ऑब्लिक समझ में आ रहा है, ये 2D में है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है बेटा, बोलो। सर अलोंग के बाद क्या है? यहां बेटा along line that joins their center, ठीक है ना, एक लाइन है ना ये, तो देखो या तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, या ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया ये इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी हेड ऑन में, बट अब है, ठीक है ना, अब हो सकता है, हेड ऑन में नहीं थी बट अब हो सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ऑब्लिक मतलब 2 डायमेंशनल कोलिजन है यहां पे भी आप एक चीज याद रखना, आपका मोमेंटम भी कंजर्व होगा और आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी अगर इलास्टिक कोलिजन है तो। यहां पे आपका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और एनर्जी भी कंजर्व होगी अगर इलास्टिक कोलिजन है तो। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व है बट एनर्जी कंजर्व यहां पे नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। इसमें प्लास्टिक कोलिजन नहीं होता, बहुत ही रेयर केस, मतलब कभी आएगा नहीं आपको, कभी प्लास्टिक कोलिजन का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, और इवन आप लोगों के केस में इनइलास्टिक भी नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं। इनइलास्टिक कोलिजन भी आपको नहीं देगा 2D में, आपको सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ही देगा। अपने सिलेबस में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ही एग्जिस्ट करता है 2D में, इनइलास्टिक भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब 2D में देखते हैं, तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन हमें याद रखना है 2D में। मतलब यहां आप बच गए, यहां आपको इनइलास्टिक और प्लास्टिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। कौन सा कोलिजन देखना है? इलास्टिक देखना है। मतलब आपको कहोगे सर एनर्जी भी कंजर्व है और क्या कंजर्व है? लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है। और क्योंकि ये 2D मोशन है, यहां 2 डायरेक्शन है, तो अगर मोमेंटम कंजर्व है तो वो x डायरेक्शन में भी है और वो y डायरेक्शन में भी है, ठीक है ना। क्या सीखा? दोबारा दोहराओ मेरे साथ कि सर ने बताया कि 2D कोलिजन यानी कि ऑब्लिक कोलिजन में हम सिर्फ इलास्टिक के केसेस करने वाले हैं, और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, हाँ। एनर्जी कंजर्व होती है, हाँ। अब जब मोमेंटम की बात करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है और मोशन 2D है, यानी कि मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो हम 2 डायरेक्शन में देखेंगे उसको। अगर हम x और y डायरेक्शन लेके चल रहे हैं तो हम बोलेंगे मोमेंटम x डायरेक्शन में भी कंजर्व होगा सर, y डायरेक्शन में भी होगा। काइनेटिक एनर्जी भी हम कह सकते हैं, यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन की बात नहीं करनी है, ये मत कहना काइनेटिक एनर्जी भी x और y डायरेक्शन कंजर्व होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें एक डायरेक्शन नहीं देखते। काइनेटिक एनर्जी टोटल होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी सिस्टम की। मोमेंटम को डायरेक्शन वाइज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया गया। बड़े ध्यान से देखो, यहाँ हम केस क्या ले रहे हैं, मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ हम केस क्या ले रहे हैं, हम एक सिंपल सा केस ले रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम ले लेते हैं m1 और ये आगे जा रहा है किसी वेलोसिटी से u1 से। किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है बेटा? u1 से आगे की तरफ जा रहा है। ये जाके किससे टकरा गया? यहाँ पे एक और मास था m2 और मैंने मान लिया ये मास कैसे था, पहले रेस्ट पे। मैंने मान लिया ये मास कैसे था, रेस्ट पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं आपसे, ये मास हमारा रेस्ट पे था। अब यहाँ ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन होने से पहले की कहानी है, ये बिफोर कोलिजन की कहानी है। अब m1 इससे जाके टकराया, m1 इससे जाके टकराया और यहां जाके ऐसे 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 जाके m1 इससे टकराया और m1 टकराने के बाद कहां चला गया? m1 ऐसे जाके टकराया, m1 टकराने के बाद यहां चला गया, ठीक है ना। तो m1 मेरा टकराने के बाद यहां चला गया, m2 ये रहा, ठीक है ना। m2 कहां चला गया? m2 टकराने के बाद नीचे चला गया। मैंने ये मान लिया कि m1 ऊपर चला गया और m2 टकराने के बाद इधर चला गया, यानी कि m2 मेरा यहां चला गया। और यहां से मैं एंगल दिखा सकता हूं, m1 मान लो किसी एंगल पे चला गया,
m1 कुछ एंगल पे चला गया θ1, तो m2 किसी एंगल पे चला गया θ2। सिनेरियो क्लियर है? ये आया टकरा के ऊपर निकल गया, अरे ये ऐसे आया पिंक वाला और टकरा के ऊपर निकल गया, और व्हाइट वाला पहले रेस्ट पे था, टकराने के बाद नीचे चला गया। मान लो ये किसी वेलोसिटी v2 से गया और वो ऊपर किसी वेलोसिटी v1 से गया, वो किसी वेलोसिटी v1 से गया। बताओ यहां तक क्लियर है कहानी, क्या हो रहा है? अब ऐसे केस में आप मोमेंटम का कंजर्वेशन देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो आप यहां पहले इसके मोमेंटम के कंपोनेंट ब्रेक करोगे। आप देख सकते हो फाइनली पिंक वाले को देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे पिंक वाला फाइनली कैसे जा रहा है, आप देख सकते हो ऐसे जा रहा है। इसका मास कितना था? m1 था। किस वेलोसिटी से गया? v1 से। किस एंगल पे गया? θ1 पे। तो आप इसका फाइनल मोमेंटम देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में कितना है, बोलो? m1 v1 cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना है, बोलो? m1 v1 sin θ1। ठीक है, देख सकते हो। और उसी तरीके से आप व्हाइट वाले को भी देखो, व्हाइट वाले के लिए भी कंसीडर करो। जो व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, आप कह रहे हो सर व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना? m2 नीचे जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है? v2 से। तो उसका x डायरेक्शन में, ये वाला एंगल हमें दे रखा है ना θ2, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम होगा m2 v2 cos θ2, और y डायरेक्शन में कितना होगा? m2 v2 sin θ2। ठीक है, ये मैंने इसके कंपोनेंट्स लिखे हैं। अब मोमेंटम को कंजर्व किया है एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी। अगर आप पहले देखो, पहले सिर्फ ये मूव कर रहा था, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम था हमारा m1 u1, और बाद में एक्स डायरेक्शन में क्या मोमेंटम है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक तो पिंक वाले का एक्स डायरेक्शन में ये है और व्हाइट वाले का एक्स डायरेक्शन में ये है, दोनों को जोड़ दो तो फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ये रहा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ये था, फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ये हो गया। देखो ना, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ये हो गया। इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में था ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा था। तो इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में देखो कुछ भी नहीं था, पर फाइनल मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, इसको पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव ले लो, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मैं कह सकता हूं सिर्फ ये मूव कर रहा था, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये तो जीरो है क्योंकि हमारा दूसरा वाला पार्टिकल तो मूव कर ही नहीं रहा था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी सिर्फ हाफ m1 u1 स्क्वायर, पर फाइनल एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ कॉम्पोनेंट मत लेने बैठ जाना, कहीं काइनेटिक एनर्जी में भी cos थीटा sin थीटा लो, वो नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी आपको टोटल लेनी है। पहले आपकी स्पीड u1 थी, बाद में इसकी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई, तो इनिशियल एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आज रिबाउंड वाला समझ लिया है ना, कॉन्सेप्ट को रिबाउंड मत कर देना अपने दिमाग से, उसको याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट है उसका अपने दिमाग में प्लास्टिक कोलिजन कर लो, जाके स्टिक कर दो उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में। तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में प्लास्टिक कोलिजन करने चाहिए, वो इलास्टिक कोलिजन नहीं करने चाहिए कहीं टकरा के बाहर आ जाए, नहीं। कॉन्सेप्ट्स का आपके दिमाग में होना चाहिए प्लास्टिक कोलिजन, वो चिपक जाने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट 2D वाला है, जस्ट मैंने आज इंट्रोड्यूस किया है आपको, इसको हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है सेंटर में, सर ने छुट्टी कर दी है पूरे 2 मिनट पहले। सर जी सर, जैसे यहाँ पर सर ये वाई डायरेक्शन में जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो सर यहाँ पे जीरो इसीलिए है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। हाँ, तो आप ये कह सकते हो ना कि सर अगर कोई मोमेंटम पहले वाई डायरेक्शन में नहीं था तो बाद में भी नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, जैसे अगर वो एक्स की जगह वाई डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर क्या होगा? अगर वो पहले वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो फिर एक्स डायरेक्शन में हमारा जीरो हो जाता फाइनली। मतलब वो ऊपर वाली इक्वेशन में जीरो आ जाएगा। हाँ, फिर ऊपर वाली में जीरो हो जाता। मान लो कि हमारा पार्टिकल, हम क्वेश्चन में ऐसे बना रहे होते, सपोज एक पार्टिकल इधर है, कैसे जा रहा है, ऐसे भी तो जा सकता था, है ना? और टकराने के बाद ये इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ऐसे भी तो दे सकता है क्वेश्चन, है ना? तो जिस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में फाइनल होगा। ओके, इससे एक बहुत आसान सवाल आता है, बहुत कॉमन सवाल है, वही मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, पर तब तक के लिए टेक रेस्ट, फिर हम मिलेंगे। आई थिंक अब आपकी क्लास सैटरडे को है, 2 दिन का ब्रेक है, तब तक के लिए रिवाइज कर लो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इस बार टेस्ट में ओनली यही चैप्टर आएगा? इस बार टेस्ट में बेटा यही वाला चैप्टर होगा। ठीक है,
ओके, सिलेबस अपडेट हुआ है, Okay, आपने sir. देख लिया? Thank you. सिलेबस आ गया ना ऐप पर, देख लिया ना आप लोगों ने? Yes, sir. ओके बेटा, ओके। और कोलिजन के ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे टेस्ट में, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा ई वगैरह की वैल्यू पे थोड़ा बहुत बेस्ड एक आधा होगा, बट ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो घबराना मत, ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय एवरीवन। Bye, sir. सर हाँ जी बेटा। सर जो रोटेशनल मोशन है वो एनसीईआरटी में है, रोटेशनल मोशन। हाँ बेटा, है, बिल्कुल है। वो इसी सर चैप्टर में एक्चुअली उन्होंने दोनों चैप्टर को कंबाइन किया हुआ है ना? सर एक्चुअली हमारा स्कूल में सितंबर 18 में हाफ ईयरली है, तो उसमें ये पूरा चैप्टर आ रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, तो उसमें फिर वो रोटेशन भी होगा उस जो एनसीईआरटी के हिसाब से। हम इसके बाद रोटेशन पढ़ेंगे, जब ये खत्म होगा ना टॉपिक, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे से बेटा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हाँ सर हाँ जी बेटा, सर बोलो, सर सर मत बोलो, आगे बोलो। सर ये एस एन ए मतलब ए अपॉन 1/r था सर, इसमें सर ए की वैल्यू मतलब कुछ 1 ए की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म, जो भी आपकी सीरीज में पहली टर्म होती है ना, वो थी जो पहली टर्म थी सीरीज की, वो थी। जैसे देखो ना, आपकी सीरीज जो हमने बनी थी बेटा, यहाँ देखो, जैसे ये है 1 + 2e, जैसे ये देखो यहाँ ये सीरीज यहाँ से चालू हो रही है ना, तो पहली टर्म क्या है? 1 है, तो फर्स्ट 1 टर्म है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, यहाँ कॉमन रेशियो e है, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।